बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आज की सुबह खुशगवार और पॉजिटिव गुजर रही होगी। अच्छा व्यूअर्स, रिसेंटली ना मेरी लाइफ में कुछ 2-3 ऐसे मामलात आए, कुछ ऐसे क्राइसिस आए जिनमें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई। कुछ अपनी बिज़नेस से रिलेटेड कुछ परेशानी आई, कुछ फैमिली में कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी चीज़ें आईं। अम्मी की भी कुछ तबीयत ऊपर नीचे हुई। अल्लाह का बड़ा करम है कि शी इज़ ओके नाउ एंड शी इज़ फाइन। तो बहुत सी चीज़ें ना पिछले कुछ, अगर मैं कहूँ कि 1 हफ़्ते 10 दिन में हुई तो ये बात गलत नहीं होगी। तो उस दौरान बार बार मेरे जहन में यही ख्याल आए कि यार अगर पहले से थोड़ी तैयारी की होती तो इस वक्त ये क्राइसिस इतना बड़ा ना लगता। तो सोचा कि आज आप लोगों से ये बात डिस्कस करूँगी कि किस तरह से हम अपने आप को कल के लिए तैयार रख सकते हैं। कल से मुराद ये कि अगर कोई भी क्राइसिस आए तो हम अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। व्यूअर, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि अगर घर में कोई ऐसा इशू, कोई ऐसी बीमारी, कोई ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोगों के घर में जैसे कि कोई कैंसर पेशेंट होता है, हेपेटाइटिस का पेशेंट, कोई ऐसी बीमारी होती है और स्पेशली घर के बड़ों में या बच्चों में ऐसी बीमारी हो जिसको मेंटेन करना है और मैनेज करना है, तो व्यूअर्स, एक तो आपका डॉक्टर होता है, आपका मॉलेज होता है जिससे आपका मतलब जिससे आप महीने में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा महीने में जाके मुलाकात करते हैं। फिर एक आपको डेफिनेटली ऐसे डॉक्टर के साथ इन टच हो जाना चाहिए जो जनरल प्रैक्टिशनर हैं या जो ऐसी पर्सनालिटी हैं जो अगर मौके पे क्राइसिस हो और आप फ़ोन करें तो वो आपका फ़ोन उठा लें। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मेरे बच्चों के जो पीडियाट्रिशियन हैं या जो बच्चों के डॉक्टर हैं, एक तो वो डॉक्टर हैं जिनके साथ मतलब जो उनके मतलब सारे के सारे उनके हिफाजती टीके और ये सारी चीज़ों का उनके पास रिकॉर्ड है, सब कुछ है। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि वो इतने ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं तो और रात को आई थिंक 7 बजे के बाद उनका फ़ोन भी ऑफ हो जाता है या फिर वो अपने फ़ोन को नहीं चेक करते। तो होता ये है कि व्यूअर्स, बच्चे की अगर तबीयत रात के 12 बजे अल्लाह ना करे या रात के 2 बजे ख़राब हो जाए तो आप किससे बात करें, किससे राब्ते में हो। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और 2-3 दफ़ा जब ऐसा कोई मसला पड़ा, हसन की ब्रीदिंग का कुछ इशू हुआ तो समझ ही नहीं आई कि किससे बात करूं, क्या करूं। तो फिर एक ऐसे भी हमारे पीडियाट्रिशियन और डॉक्टर हैं जो इस मामले में बड़े अच्छे हैं कि अगर आप रात को भी उनको फ़ोन कर लें या किसी भी टाइम फ़ोन करें, कॉल ना भी अटेंड करें, वॉइस नोट कर दें तो आपसे वापस राब्ते में जल्दी हो जाते हैं मौके पे ही। तो होता ही है कि पर बच्चों को उठा के इमरजेंसी में हस्पतालों की ले जाना नहीं पड़ता। अगर कोई ज़ुकाम खांसी टाइप भी मसला हो तो आप फिर घर पे ही प्रॉपर तरीके से मैनेज कर लेते हैं। तो अगर हम हर चीज़ के लिए तैयार रहें, देखिए व्यूअर्स, होना तो वही है जो हमारा रब चाहता है, ये एक फैक्ट है। बट अगर हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से लेके चलते हैं और इस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हमारे पास उसका फॉल बैक हो। मेरे हस्बैंड अक्सर हंसते हैं और कहते हैं हाँ हाँ, फॉल बैक, फॉल बैक का फॉल बैक और फॉल बैक का फॉल बैक का फॉल बैक। ये मेरी है प्रॉब्लम। मैं हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तैयारी करके चलती हूँ। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देती हूँ, मॉर्निंग शो हफ्ता होता है, 5 दिन की तो वार्डरोब मैंने अरेंज करनी है व्यूअर्स, और एक सर्टेन किस्म की वार्डरोब है। स्लीवलेसेस तो मैं वैसे ही नॉर्मली नहीं पहनती, बट ऑब्वियसली जिस तरह पजामा टी शर्ट में अगर मैं घर पे घूम रही हूँ तो उस तरह मैंने मॉर्निंग शो तो नहीं होस्ट करना, कुछ मतलब बेसिक चीज़ें होती हैं। सो मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्राइडे को मॉर्निंग शो हो गया, मुक गया, घर गई, सबसे पहला काम मैं ये करती हूँ कि अगले हफ्ते की मैं तैयारी करती हूँ। मैं सैटरडे का वेट नहीं करती, मैं संडे का वेट नहीं करती। मैं फ्राइडे को ही जैसे ही काम मुकम्मल हुआ, उन डिज़ाइनर्स को जिन जिन की वार्डरोब वापस जानी है उनसे रब्ता करना या अपनी स्टाइलिस्ट को निदा को चीज़ें हैंड ओवर कर देना। वीक मुक गया, चीज़ें उनको चली गई। अब नेक्स्ट वीक की जो वार्डरोब मेरे पास आई हुई है उसको अलाइन करना, उसको सॉर्ट आउट करना, उसके साथ ज्वेलरी निकालना, इयररिंग्स हो गए, शूज़ हो गए, उसको पूरा एक्सेसराइज करके 5 दिन की अपनी लुक डिफाइन करके लटका देना। होता यह है कि व्यूअर्स, कभी कभी आप पे कोई और क्राइसिस आ जाता है और उस वक्त फिर आपके पास अपनी नॉर्मल डे टू डे चीज़ें करने का भी टाइम नहीं होता। मुझे याद है कि इसी तरह खड़े खड़े, मतलब अल्लाह ज़िंदगी दे फैसल को, हम लोग वो जिम में थे, मैं मॉर्निंग शो होस्ट कर रही थी। मॉर्निंग शो के दौरान मुझे उनकी 2 मिस कॉल्स आई। मैंने कहा यार फैसल की कभी मिस्ड कॉल मॉर्निंग शो के दौरान, अनलेस कोई बच्चों से रिलेटेड मसला हो या कोई क्राइसिस हो। खैर मैंने फ़ौरन ब्रेक में उनको कॉल बैक की तो कहते हैं जुगन मेरे ना दिल में, मुझे ज़रा ना चेस्ट में बहुत प्रेशर पड़ रहा था तो मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तो वहाँ पे डॉक्टर कामरान थे, उन्होंने कहा फ़ौरन PIC जाओ, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जाओ और अपना चेक करवाओ, मुझे लग रहा है तुम्हें हार्ट का कुछ इशू हो रहा है।
फैसल वहाँ पे गए मौके पे, मैं अगेन लाइव शो होस्ट कर रही थी, मुझसे वो किस तरह रब्ता करते, कहता अभी मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, मेरा चेकअप हो जाता है, मैं तुम्हें अपडेट करता हूँ। मैंने कहा मैं आऊँ? उन्होंने कहा नहीं यार तुम्हारा लाइव शो है, PIC यहाँ से व्यूअर्स 15 मिनट के रास्ते पे। उन्होंने कहा अगर कोई इशू होता है मैं तुम्हें फ़ौरन फ़ोन कर दूंगा या प्रोड्यूसर को, अभी रिलैक्स करो। खैर उनके चेकअप वगैरह जब तक चीज़ें हुई तब तक प्रोग्राम जो है वो ख़त्म भी हो चुका था और मैं PIC पहुंच गई। क्या हुआ वहाँ पे पता चला कि फैसल का स्टंट डलना है दिल में और फ़ौरन डलना है, मतलब शाम को वो स्टंट डाल रहे हैं। अब व्यूअर्स सिचुएशन देखें, मेरा नेक्स्ट डे लाइव मॉर्निंग शो, कोई रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली नहीं की हुई थी क्योंकि कोई उस टाइप का प्लान ही नहीं था कि कोई रिकॉर्डेड एपिसोड जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऑलरेडी रेडी थी, हम वहीं पे हॉस्पिटल पे थे, मौके पे ही वहाँ पे बात डिसाइड हुई, फैसल का दाखिल हुए, उनका स्टंट डला। नेक्स्ट डे सुबह फैसल की बहन आई सुबह 9 बजे, 10 बजे आपको पता है प्रोग्राम लाइव जाता है, 9 बजे मेरी गाड़ी भी पहुंच गई और उसमें मेरा पूरा सामान जो पहले से तैयार था, वीकेंड पे ही तैयार हुआ था, वो सामान आया। उस सामान समेत मैं PTV पहुंची और मैं तैयार हुई, प्रोग्राम किया। जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म हुआ वापस अपने हस्बैंड के पास गई, मेरी नंद वापस घर चली गई और फैसल का जब उन्होंने उनको जब कहा कि वो जा सकते हैं 6-7 बजे, तो मैं उनको घर ले आई। तो व्यूअर, ज़िंदगी में कुछ भी कभी भी हो सकता है, इसलिए जो भी चीज़ें हम करते हैं उनका कोई ना कोई फॉल बैक तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। खाना बनाते हैं, हलीम बना रहे हैं, अब आपको पता है कि हलीम बनाने में टाइम लगता है, वो एक ऐसी चीज़ है जो बना के रखी भी जा सकती है। तो आपने डबल हलीम बना रही, एक आपने उस दिन इस्तेमाल की और आपने बाकी की फ्रीज़ कर दी। अगले हफ्ते या ड्यूरिंग द वीक कभी कोई ऐसा मौका आया, एकदम से मौके पे मियाँ ने कह दिया गेस्ट आ रहे हैं या बच्चों के मेहमान आ गए या आपके कोई फ्रेंड्स आ गए मौके पे, तो आपके पास फ्रीज़र में 2-3 चीज़ें, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ शामी कबाब फ्राई हुए में शामी कबाब फ्रीज़ होने चाहिए, कुछ समोसे, कुछ रोल, कुछ ऐसी चीज़ें फ्रोज़न आपके पास पड़ी होनी चाहिए फ्रीज़र के अंदर। अगर ऑब्वियसली फ्रीज़र है, अफोर्ड करते हैं तो ये इस तरह का, तो 2-4 चीज़ें ऐसी अगर बनी नहीं हो, अब मौके पे आपके पास कोई बंदा आता है, आपने उसी वक्त कोई चीज़ करनी है, आपने हलीम निकाल लिया, आपके पास शामी कबाब फ्रीज़र में पड़े हुए, वो आपने फ्राई कर दिए, साथ में आपने नान रोटी मंगा ली, आपका बड़ा दस्तरखान प्रॉपर सेट हो गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो व्यूअर्स, हम भी घर में ये करते हैं क्योंकि फैसल अक्सर 6-7 बजे जो है वो मैसेज कर देते हैं कि बेब मेरे 8 लोग आ रहे हैं या मेरे 6 लोग आ रहे हैं। अब मैं उनको ये तो नहीं कह सकती आप उनको मना कर दें, कभी कभी मेरे इस तरह से गेस्ट आ जाते हैं मिलने को या कोई ऐसे लोग, तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में अगर हम लेके चलें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम बच जाते हैं। अब अगर आप सोचें कि आप हर सिचुएशन के लिए रेडी हो जाएं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में बेहतर हो जाती है। अगर प्रॉब्लम आए तो आप घबराते नहीं हैं, अगर कामयाबी मिले तो आप फिर ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, मतलब अगर आपको ज़िंदगी में तैयारी के साथ चलना है तो कुछ और चीज़ें हैं जिनको हमने साथ लेके चलना है, जिसमें ये भी है कि अल्लाह ताला अगर आपको कामयाबी से नवाजे तो ओवर कॉन्फिडेंट होकर फ़िरौन बनने की ज़रूरत नहीं है, बंदे का पुत्र बन के आजिज़ी के साथ चले और उस कामयाबी को मेनटेन करने के लिए एफ़र्ट्स करें। क्योंकि देखें नंबर 1 पे तो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन नंबर 1 में रहना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो जो कहते हैं ना, अक्सर लोग 1 हिट वंडर की बात करते हैं, तो अगर कंटिन्यूड सक्सेस की तरफ आपने जाना है तो उसके लिए कंटिन्यू आपने एक ही किस्म का एफर्ट करना है और अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर कोई डिले आए तो आप फिर फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे क्योंकि आपको पता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है। अगर अचानक चेंज आए तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होते हैं। देन ये सब सिर्फ तब पॉसिबल होता है अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि ज़िंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई गारंटी नहीं है और हम अपनी ज़िंदगी को एक नॉर्मल अंदाज में गुजारें लेकिन प्रॉपर तैयारी के साथ। ज़िंदगी का असल मज़ा तब है जब व्यूअर्स हर नया दिन कोई नया चैलेंज लेके आए और आप परेशान ना हो, बल्कि आप हर दिन कुछ सीखें और अपनी नॉलेज में इजाफा करें और अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाए। अगर सब कुछ एक जैसा ही हो जाए तो शायद ज़िंदगी व्यूअर्स बहुत बोरिंग हो जाए। चैलेंजेस ही हैं जो इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इंसान को मज़ीद कामयाबी की तरफ लेके जाते हैं। स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, हम इन लोगों को एज ह्यूज सक्सेस स्टोरीज तो देखते हैं, लेकिन हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि उनकी जर्नीज़ में क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड थी। तो आज मज़ीद इस पर हम बात ज़रूर करेंगे, बल्कि शेफ़ कनीज़ फातिमा से ही करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयारी आपकी नज़र में ज़िंदगी में क्यों और कितनी इंपॉर्टेंट है? जैसे कि मॉर्निंग शो आप होस्ट करने के मॉर्निंग शो एज अ को होस्ट आप आती हैं, किचन का सेगमेंट आपका होता है। अब ब्रेक के बाद हम किचन में आएंगे। अगर आपके पास इंग्रेडिएंट्स नहीं है, अगर आप लेट आई हैं, अगर कोई चीज़ मिस है
अगर आपके पास आप चीज़ कुछ बनाना चाहती हैं लेकिन इक्विपमेंट ही आपके पास यहाँ पे वो नहीं होती और आप तैयारी के बगैर आएंगी तो आपका सेगमेंट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। सो आपके ख्याल से तैयारी कितनी इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में? तैयारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक एज अ शेफ़ हमें जो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, अगर वो यहाँ पे मौजूद ना हो तो ऑब्वियसली आप पैनिक हो जाओगे। आपके पास कोई एक मशीन, कोई टूल, कुछ भी मिसिंग हो, आपकी रेसिपी रह सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे पता है कि वो चीज़ अवेलेबल नहीं है तो या तो मैं उसको पहले से करके रखूँगी या अपना इंग्रेडिएंट किसी ना किसी तरह मैनेज करूँगी। अगर नहीं हो पाएगा तो मैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढूंगी। तो पैनिक नहीं होना, उस चीज़ को आपने बहुत ज़्यादा कामली हैंडल करना है, क्योंकि पैनिक होने से आपकी किसी भी प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, उल्टा वो काम और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो आपने उसको अच्छे से कामली, सिर्फ किचन से रिलेटेड नहीं, ज़िंदगी में कोई भी ऐसा कोई मामला हो जिसमें आपको लगे कि ये चीज़ नहीं हो पा रही या एकदम कोई भी आप पे मुसीबत आ जाती है, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से बैठ के सोचें कि सोल्यूशन क्या है। अगर आपको सोल्यूशन नहीं भी मिल रहा तो सब्र शुक्र के साथ काम करें, क्योंकि जो भी और देखो जान, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। डॉक्टर का मैंने एग्जांपल दिया कि एक फॉल बैक पे आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। मौके पे अगर खुदा ना खास्ता कोई क्राइसिस हो जाता है और उस वक्त आप इमरजेंसी में हैं और डॉक्टर से आपके डॉक्टर से रब्ता करना है और उस डॉक्टर से रब्ता हो नहीं रहा जिससे जो आपका रेगुलर मुआलिज है, तो कोई तो हो जिसके पास आपकी मेडिकल हिस्ट्री हो, अगर कोई बीमारी वाला मामला हो। अगर अल्लाह ना करे कोई इंसान ऐसी मेडिकल कंडीशन या प्रॉब्लम के अंदर है, जैसे कि दिल की किसी को प्रॉब्लम है, तो वो जो एक गोली ज़बान के नीचे रखी जाती है, वो गोली हर वक्त लोग उस इंसान के पास अवेलेबल होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे कि अगर खातून है या मर्द है तो मर्द के वॉलेट के अंदर या खातून के पर्स के अंदर ज़रूर होनी चाहिए, कभी वो बाहर निकले तो, क्योंकि वॉलेट तो हमेशा पास होता है। फिर अगर आपके पास गाड़ी है या कोई इस टाइप गाड़ी या कोई ऐसी व्हीकल है जिसके अंदर आप चीज़ रख सकते हैं, उसमें ज़रूर रखें। फिर आप अपने घर में बेड साइड टेबल की दराज में ज़रूर रखें और सबको पता होना चाहिए कि वो मेडिसिन कहाँ पड़ी है। देखो ये वो तैयारियाँ होती हैं। जैसे घर में आग लग जाए तो उस वक्त आपको समझ नहीं आती कि आग को कैसे बुझाएं, इसलिए घर में फायर एक्सटिंग्विशर को पहले से रखना चाहिए। हर घर में एक फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाली चीज़ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस वक्त जब मसला होता है, आप फायर इंजन को बुलाते हैं, आप उधर फ़ोन करते हैं, तो उनको भी आने में थोड़ा टाइम तो लगता है, ट्रैफिक होती है, बहुत मसले मसाइल होते हैं। सो तैयारी के साथ आगे बढ़ना। इवन कुकिंग करनी है तो हम क्या कहते हैं कि जी पहले अपने सारे इंग्रेडिएंट्स, अपनी सारी चीज़ें रखें, फिर उसकी प्रेपरेशन करें, कटिंग कुटिंग सारी चीज़ें उसको तरीके से रखें और फिर खाना बनाने की तरफ जाएं। तरतीब से, तरीके से आप चीज़ करेंगे। आप रेसिपीज़ पे भी देखें, लिखता है प्रेपरेशन टाइम इतना है, कुकिंग टाइम इतना है। तो सब चीज़ों को तरीके से लेके चलें। अब आपने कपड़े भी धोने हैं, आपने खाना भी बनाना है और आपने नहाना भी है। आप कैसे करें? आपने सबसे पहले कपड़े धोने के लिए डाले मशीन के अंदर, उसके बाद आप किचन में आ गए, आपने अपनी कटिंग, अपनी प्रेपरेशन, अपनी बाकी सारी चीज़ें की। अगर उस दौरान आपके कपड़े धुल जाते हैं तो आपने उनको ड्रायर या स्पिनर में डाला, उस दौरान आप अपनी कुकिंग की प्रोसेस शुरू कर दी। अब हांडी आपकी कुक हो रही है। अगर आपने फॉर एग्जांपल नहाना है और उससे पहले आपने बालों में आपने सोचा ऑयल शॉयल लगाएंगे, तो ये सारे काम करने से पहले सर में आपने ऑयल लगा लिया, कपड़े धुलने के लिए डाले, चीज़ें प्रिपेयर की, कपड़ों को ड्रायर में डाला, फिर आप आए या सूखने के लिए लटका दिया व्हाटएवर, और फिर आप आ गए वापस किचन में, आपने अपनी कुकिंग की, हांडी पकने के लिए रखी, 15 से 20 मिनट आपने उसको पकाना है, तब तक आपने जाके नहा लिया, हल्की आंच पे वो पक रहा है। नहा के आप आए, चूल्हा बंद किया, नहा भी लिया, खाना भी बन गया, कपड़े भी धुल गए। और जो एक दिन पहले के कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं उनको आपने इस्त्री कर दिया उस टाइम में। दौरान इस्त्री करने के आप मॉर्निंग शो हमारा देख लें। सो व्यूअर्स, चीज़ों को ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में प्रेपरेशन के साथ आगे चलें तो कभी भी किसी इंसान की ज़िंदगी में क्राइसिस नहीं आता। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और टिप्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपको पता है, अगर आप प्रॉपर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर के पास जाए ना, तो आपको एक बात कहेगा कि लोग हमारे पास हमेशा बीमारी में आते हैं। अगर बीमारी होने से पहले, जैसे कि डेंटिस्ट के पास हर 6 महीने बाद अगर आप विजिट के लिए जाते हैं, तो कोई भी मसला बन भी रहा होगा तो वो मौके पे उसको हल कर लेंगे, तो आगे किसी ज़्यादा बड़ी बीमारी और खर्चे से आप बच जाएंगे। सो क्या चीज़ें लाइफ में हम कर सकते हैं प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हम ब्रेक के बाद किचन के सेगमेंट में आपसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आज बात कर रहे हैं तैयारी के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना। तैयारी से मुराद ये कि जितनी भी ज़्यादा हम प्री प्लानिंग कर सकते हैं कर लें। लेकिन जब हम प्री प्लानिंग की बात करते हैं व्यूअर्स, तो अनफॉर्चुनेटली इंसान के नेचर में ये चीज़ है कि जब तक इंसान पे पड़ती नहीं है ना, तब तक बंदा हाथ पाँव नहीं मारता, और जब पड़ती है तो तब दिमाग वैसे ही काम नहीं कर रहा होता क्योंकि क्राइसिस में होते हैं। अंग्रेज़ी का एक बड़ा प्यारा मुहावरा है, मैं हमेशा ये ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दफ़ा ये मुहावरा बोलती हूँ, मेरे तो तकिया कलाम बन चुका है कि डिग योर वेल बिफोर योर थर्स्टी। अपना कुआं प्यास लगने से पहले खोद ले। हाथ में अभी मेरे पानी क्यों, अब मैं पानी सारा दिन क्यों पीती हूँ? ताकि मैं डिहाइड्रेट ना हूँ। डिहाइड्रेट होने के बाद पानी पीऊँगी तो जिसमें में कड़ोल भी पड़े होंगे, जिनको हम क्रैम्प्स भी कहते हैं, तबीयत भी ख़राब हो रही होगी, और फिर अपने आप को सेटल होने में टाइम लगेगा। और टाइम वो वाहिद चीज़ है व्यूअर्स जो हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है, स्पेशली आजकल की दुनिया में। राइट शेफ कनीज़ फातिमा? सो मेरा पॉइंट ये है कि पानी इसलिए सारा दिन पीना है ताकि आप डिहाइड्रेट ना हो। डिहाइड्रेट होने के बाद पानी पिएंगे तो प्रॉब्लमैटिक होगा। छोटी सी बात है, मैंने फॉर एग्जांपल अगर अपने बाल डाई करवाने हैं जाके, अब हेयर डाई जब हमने कराना होता है तो आपको हमेशा जो सैलून वाले होते हैं, पार्लर वाले होते हैं, वो यही समझाते हैं कि जी डाई सर बालों आपने साफ बालों पे नहीं लगाना, यानी कि अभी बाल आज आपने धोए हैं और धोने के बाद आपने डाई लगा दी, क्यों नहीं लगाना? क्योंकि उसमें केमिकल वगैरह होता है। आप जब अपने बाल धो देते हैं तो आपके सारे नेचुरल ऑयल्स वगैरह निकल जाते हैं। जब आप उस पर डाई लगाते हैं तो मिर्चें भी लगती हैं और आपके रूट्स में डैमेज होता है। इसलिए कम से कम 1 या 2 दिन, मतलब जैसे कि आपने कल बाल धोए हैं तो आज डाई लगा लें, या परसों बाल धोए हैं तो आज डाई लगा लें। ये भी तैयारी है ना। आप बाल धो लें और कहें अच्छा चलो मैं डाके डाई करा लेती हूँ, बिला वजह अपने आप को तकलीफ देना, अपने आप को अजियत देना, पेन अपनी जगह और उसके अलावा डैमेज अपनी जगह। सो चीज़ों को लोग बालों में तेल सिर्फ तब लगाते हैं जब बाल ख़राब हो जाते हैं। भाई आप वीकली अपनी रूट्स के अंदर ऑयल लगाएं ताकि आपका स्कैल्प मॉइस्चराइज्ड हो। सो ये सब चीज़ें अगर हम टाइमली करते हैं तो हम कभी भी किसी प्रॉब्लम में आए भी। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है। मुझे बताओ कनीज़ फातिमा, आपने जो ज़िंदगी में चीज़ें सोची और प्लान की, क्या एग्जैक्टली वैसे ही हुई हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर्डल्स आती हैं, हमेशा आती हैं। बिल्कुल। नॉर्मल चीज़ भी हम सोचते हैं कि जी फॉर एग्जांपल आज हम ये डिज़र्ट बनाएंगे, हम ये डिज़र्ट बना रहे हो, बिजली चली, मतलब फ्रिज काम करना छोड़ दें, अब हमने इसको मीठा करना है। बैकअप क्या है? जीएम साहब के ऑफिस के अंदर जो फ्रिज है उसके अंदर हम इसको जाके ठंडा कर लेंगे। बैकअप हमारा ये है। अगर कोई चीज़ मौके पे यहाँ पे आके प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम एक पूरा चेक करते हैं। बिल्कुल। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए, क्योंकि उस सेगमेंट को स्टार्ट करने में 15 या 20 मिनट होते हैं ऑन एयर आने, मतलब इसको स्टार्ट करने में, अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो उसी वक्त मौके पे हम बंदे को भेजते हैं कि आप जाएं बेटा और फ़ौरन लेके आएँ। बिल्कुल। ताकि ऑन एयर हम ये ना कहें कि चीज़ नहीं है वो हमने लेने के लिए भेजा है, क्योंकि वो अनप्रोफेशनल लगता है। बिल्कुल। सो हर चीज़ का फॉल बैक होना ज़रूरी है। अच्छा, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं कुकीज़ एंड क्रीम डिलाइट। लो जी, बच्चों की एब्सोल्यूट फेवरेट कुकीज़ एंड क्रीम डिलाइट बना रहे हैं। और ये आप इंडिविजुअल सर्विंग में भी बना सकते हैं। बिल्कुल। और आप ये इस तरह करके बड़ी डिश सर्विंग में भी बना सकते हैं, सर्व कर सकते हैं। मैं वैसे एक बात हमेशा कहती हूँ, बड़ी सर्विंग वाली डिश का फ़ायदा पता है क्या होता है? जिसने सब जितना अपनी लेना मर्जी है, से ले बिल्कुल। लेते हैं। अब अगर आप ग्लास में भी फॉर एग्जांपल डिज़र्ट बनाते हैं तो आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे हमने पीछे एक ग्लास रखा हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये देखें, दिखने में तो ये छोटा सा है, बच्चे तो इसको खा लेंगे, लेकिन मेरे जैसा बंदा अगर इतनी बड़ी डिज़र्ट खा लेगा तो मेरे से फिर खाना नहीं खाया बिल्कुल जाएगा। ऐसे। और खाना खाने के बाद तो क्या होगा? आधी ज़ाया हो जाएगी। और हर किसी का मूड नहीं हो रहा होता कि इसको पूरा फिनिश करना है। एक अच्छा ऑप्शन होता है वो जो छोटे शॉर्ट ग्लास शॉर्ट ग्लास होते हैं, वो आपने 2 खा लिए, 3 खा लिए, वो आपका 1 बाइट डिज़र्ट। सो ये डिज़र्ट जो है ये बनती कैसे है बेसिकली? ये बनती ऐसे है, पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ, ठीक है? इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। जो हमें कुकीज़ एंड क्रीम डिलाइट के लिए चाहिए वो है कुकीज़ 14 से 16 पैकेट, कंडेंस्ड मिल्क 4 खाने के चम्मच, विपिंग क्रीम 200 मिलीलीटर, क्रीम 200 मिलीलीटर, चॉकलेट 200 ग्राम, मक्खन 1 खाने का चम्मच, वनीला एसेंस 2 कतरे। दैट्स इट। बहुत सिंपल है। आपने चॉकलेट कुकीज़ या जो भी आपको चॉकलेट बिस्किट जो पसंद है आपने उसको अच्छे से क्रश कर लेना है। और जब आप उसको क्रश कर रहे होंगे उस पॉइंट पे आपने मेल्टेड बटर डालना है। मेल्टेड बटर डालना है ताकि वो आप उसको जिस भी शेप में सेट करना चाहें वो सेट हो जाए। और उसको आप सेट करके रेफ्रिजरेटर में रखें कोई 20 to 30 मिनट्स के लिए, ताकि वो डिश के अंदर अच्छे से सेट हो जाए। दूसरी तरफ आपने विपिंग क्रीम लेनी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ पे जिस तरह ये वाले चॉकलेट के बिस्किट्स हैं तो लोग अक्सर ऐसा करते हैं कि इन चॉकलेट के बिस्किट्स की क्रीम
क्रीम उतार देते हैं। वो मैंने उतारी है। हाँ आपने उतारी है, लेकिन अगर आप उसके अंदर क्रीम के साथ उसको करते हैं, ग्राइंड कर देते हैं तो फिर आपको मक्खन की भी उसके अंदर मिकदार कम डालने की होती है। सो वो बैलेंस कर लीजिएगा। अगर तो आप वो चॉकलेट के जो बिस्किट्स जुड़े होते हैं बीच में से हम क्रीम निकाल दें, वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन अगर आप उसके अंदर क्रीम को रखेंगे तो फिर बटर की मिकदार उस हिसाब से मैनेज कीजिएगा। वो भी बड़े मज़े का लगता है, आप पे डिपेंड करता है। ये तरद्दुद ज़्यादा है, उसमें तरद्दुद वो आप एक एक बिस्किट खोलेंगे, उससे क्रीम निकालेंगे, बट मैंने ऐसा किया है ताकि जो हमारी विपिंग क्रीम है उसके अंदर एक फ्लेवर डेवलप हो जाए। बिल्कुल फ्लेवर डेवलप हो जाए, उसको आपने अच्छे से बीट कर लेना है, और ये जो वनीला एसेंस है 2 कतरे वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। दैट्स इट। और विपिंग क्रीम भी ना विप करने के बाद अगर आप उसको फोल्डिंग की तरफ ज़्यादा लेके जाएं तो वो बेहतर है, क्योंकि जब आप उसको इस तरह करते हैं ना व्यूअर्स, तो होता ही है कि वो फ्लैट होनी शुरू हो जाती है। तो उसको उसके अंदर एक एयर डेवलप और जो फोम टेक्सचर होता है वो सारा आपका फ्लैट हो जाता है। बस ये हमने इसको वनीला एसेंस को भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया। अच्छा अब बताइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इसके अंदर कंडेंस्ड मिल्क। इसको क्या मेल्ट करना है? इसको हम माइक्रोवेव में 1 मिनट के लिए। एक पूरा मिनट? हाँ जी। इसमें क्रीम 1 चम्मच और डाल लेते हैं। 1 चम्मच क्रीम डालनी है इसमें। क्रीम मैं उसके बाद डालूंगी ना, एक दफ़ा हो जाएगा तो उसमें डाल आप 30 सेकंड्स रख दीजिएगा, ठीक है? ओके। तो आप अपना बताती जाए, मैं तब तक इसको यहाँ पे रेडी कर। कंडेंस्ड मिल्क लेंगे हम 2 टेबलस्पून। इसको आपने अपने हिसाब से डालना है, क्योंकि अगर तो आप जो कुकिंग के अंदर जो क्रीम है वो भी डाली हुई है वो भी मीठी होगी, तो आपने जो मीठा है अपने हिसाब से इसको बैलेंस करना है और अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। इसके अंदर वनीला एसेंस, विपिंग क्रीम और कंडेंस मिल्क हो गया। दूसरी तरफ हमारे पास है क्रश्ड बिस्किट। एक तो आपने लेयरिंग कर दी है डिश के अंदर, दूसरी तरफ आपने एक पोर्शन बचा के रखना है कि जो आपने अपनी विपिंग क्रीम के अंदर डालना है, ताकि वो एक जो कुकी एंड क्रीम वाला जो एक टेक्सचर है वो आए। ये देखिए मैंने इसलिए इसको ना 1 मिनट से ज़्यादा, क्योंकि ये जल भी जाती है चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट जल जाती है और फिर उसका टेस्ट जो है ना बड़ा बुरा हो जाता है। अब इसके अंदर आपने अगर और क्रीम डालनी है तो आप मुझे इसमें क्रीम दे दें ताकि मैं इसको ज़रा स्मूथ पेस्ट बना दूँ। वो क्रीम? हाँ जी वो क्रीम है। थोड़ी सी मैं इसमें क्रीम डाल दें। ये हमारी विपिंग क्रीम वाला वो जो कुकी एंड क्रीम वाला जो मिक्सचर है एग्जैक्ट तैयार हो गया। और ये जो हमने तैयार किए इसको हम कहते हैं गनाश। गनाश, चॉकलेट गनाश। और दूसरी ही तरफ इस पॉइंट पे आप इसको रेफ्रिजरेट करके आप अपनी कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम भी बना सकते हैं। अच्छा, यस, आपकी ये घर में होममेड कुकी एंड क्रीम आइसक्रीम भी रेडी हो जाएगी। अब क्या इसमें और क्रीम डालें? और डाल दें ताकि जो इसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ी और लाइट हो जाए। अब ये देखें ना, इसको अगर हमने बहुत ज़्यादा व्यूअर्स कुक कर दिया होता तो उसका प्रॉब्लम ये होना था। कितनी और? हाँ जी ठीक है। अब इसको अगर हमने ना किया होता, इसको तो और कुक कर दिया होता तो ये जिस तरह रोड़े नहीं बन जाते। और वो बिल्कुल जल सी जाती है, वो आपकी बेकार है चॉकलेट। और हमारे पास है ये कोई भी आप मिनी बिस्किट्स ले लें या जो भी आपके पास अवेलेबल है, ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें। ये डिश के अंदर हमने सेट किए हुए हैं क्रश्ड बिस्किट। अच्छा, अब इसमें और कुछ डालना? नहीं और कुछ भी नहीं, ये हम लास्ट में। कंसिस्टेंसी ठीक है या और डालनी है? नहीं ठीक है, बस ठीक है। ये हाँ, अब इसके अंदर कंडेंस मिल्क चला गया, क्रश बिस्किट चले गए, वनीला एसेंस है, विपिंग क्रीम है। अब हम इसके ऊपर असेंबल करेंगे। ये सब चीज़ें बड़ी क्विकली और मज़े से तैयार हो जाती हैं। बिल्कुल, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना को टाइम फैक्टर और चीज़ें इनके ऊपर खर्च करनी है, और आपकी तैयारी पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरह बिस्किट्स हैं, आप क्रश करके इन्हें पहले से भी रख सकते हैं, आप इन्हें रेफ्रिजरेटर में रख दें, कोई मसला नहीं होगा। जब आपको चाहिए होगा बस निकाला और चीज़ें असेंबल कर दें। और ये जो आपकी गनाश है, ये भी आप इसे किसी भी कंटेनर में डाल के रख सकते हैं, ये भी आपकी ख़राब नहीं होगी। आप किसी भी आइसक्रीम डिज़र्ट के ऊपर इसे ड्रिजल करें और खाएं। अच्छा, हाथ लगाना है तो लगा सकते हैं, वरना आप इसको बस अच्छे से इवनली स्प्रेड कर देंगे इसको। ये थोड़ा सा जेंटल काम है, दैट्स ऑल। हाथ ज़रा हल्का रखें, वरना आपकी जो नीचे एक बेस है वो सारी ख़राब हो जाए। तो जिस लेयरिंग की तरफ आप जाना चाह रहे हैं ना, वो आपकी ज़रा। ये एक फाइनल लुक है, अभी फाइनल नहीं, मतलब बस फाइनल के करीब करीब है। करीब करीब है। अच्छा, अब जो हमारी जो लास्ट टॉपिंग होने वाली है वो है चॉकलेट। ठीक है। चॉकलेट से पहले अगर हम थोड़ी सी क्रीम ड्रिजल कर दें, वो हमारी एक बैलेंस सा टेस्ट आ जाएगा। अच्छा, मैं समझ आ गई। थोड़ा सा इसके अंदर एक वेरिएशन, क्रीमी इफेक्ट हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मीठा भी नहीं होगा, मीठा भी नहीं होगा, उसको बैलेंस करेगा, क्योंकि इस क्रीम के अंदर हमने कुछ भी नहीं डाला।
ना कोई आइसिंग शुगर, ना कुछ मीठा, ना कंडेंस्ड मिल्क, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और एक तरह से अगर आपके पास क्रीम बच गई है तो डाल दें, वेस्ट भी नहीं होगी। हाँ, चीज़ वेस्ट क्यों करें। ये लीजिए। अब जो हमारी लास्ट टॉपिंग होने वाली है वो है चॉकलेट। क्या बात है। आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं दैट इज़ ऑप्शनल। अगर बच्चों को पसंद है तो आप इसमें चॉकलेट वगैरह भी डाल लें। हाँ, मतलब चॉकलेट को कद्दूकश करके आप डाल दें। हाँ, क्रश भी डाल सकते हैं, मेल्टेड भी डाल सकते हैं। स्पून डालेंगे ये लो, ताकि आपका जो ये सारा है ना ये उतर आए। अच्छा, ये इतना ही डालना था या और भी डालना है? हाँ जी, ये सारा डाल दें। इस पे आप टूथपिक से कोई भी डिज़ाइन कर लें। अगर आपके पास टूथपिक अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी फॉर्क, नाइफ या स्पून की ये बैक साइड को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी एग्जैक्ट वैसा ही काम करेगी। तो वेस्ट ना करें चीज़ें। हाँ, जब आपके पास मटेरियल है, चीज़ें हैं, तो डोंट वेस्ट देम। एग्जैक्ट। अब जिस तरह हमारा टूथपिक इट्स ऑप्शनल, हो सकता है कभी आप पैनिक हुए हो तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता है टूथपिक कहाँ है कहाँ नहीं है। स्पून तो है ना किचन में, नाइफ भी है, फॉर्क भी है, सब कुछ है। आप उसकी बैक साइड लें और अपना एक क्यूट सा कोई डिज़ाइन बना लें, लाइक दिस। क्या बात है, वंडरफुल। दैट्स इट। मुझे बताएं, मज़ीद आपको इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप ऊपर से क्रश बिस्किट टॉपिंग्स कर सकते हैं, टॉपिंग्स कर दें। एंड में हम आपको ठंडा करके इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो आज हमें तो बड़े टैलेंटेड, ब्रिलियंट लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो नेज़ाबाजी के साथ वाबस्ता हैं, यानी कि टेंट पेगिंग। ये क्या चीज़ है और इन बच्चों का मतलब ये इस तरफ कैसे आए, इससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज हमारे साथ दो बड़े ही टैलेंटेड और ब्रिलियंट दोस्त हैं। हमें जब इनका पता चला तो हमने सोचा ज़रा हम इनको भी तो प्रोग्राम पे बुलाएं। बुलाने का रीज़न, आज हम बात करेंगे टेंट पेगिंग, यानी कि जिसको हम नेज़ाबाजी भी कहते हैं। अब आपको पता है कि मुग़ल दौर से, बल्कि शायद उससे पहले का बहुत पुराना एक ये स्पोर्ट है, एक ये अगर हम कहें कि एक क्राफ्ट है, एक ऐसी चीज़ है जो ख़ानदानों में जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती थी। जैसे कि बाहर के ममालिक में हमें पता है कि जी उसके दादा भी गोल्फ़र थे, वो भी गोल्फ़र है, वो भी गोल्फ़र है, उनके बच्चे भी आगे गोल्फ़ सीख रहे हैं। तो कुछ स्पोर्ट्स ऐसे होते हैं जो फैमिली में, जैसे कि कबड्डी हो गई, अखाड़े हो गए, वो भी एक फैमिली में चलती है चीज़। तो ये बच्चे भी अपने फैमिली का काम आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन इनकी कहानियाँ कहाँ से शुरू होती हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। और स्पेशली एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे टोटल फोकस जो है क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, टीम स्पोर्ट्स हो गए, दूसरी चीज़ें हो गई, लेकिन टेंट पेगिंग और नेज़ाबाजी जो वैसे भी कुछ दुनिया में हम कम होते हुए देख रहे हैं अब चीज़, तो उसकी तरफ इनका रुझान कैसे हुआ। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी जो माशाल्लाह सना ख्वां भी हैं, नात ख्वां भी हैं, हाफिज़ राजा बिलाल अशरफ 18 साल के हैं, फ्रॉम गुजरात, ऑनलाइन कुरान टीचर भी हैं माशाल्लाह से, और टेंट पेगिंग प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक है, बिल्कुल ठीक बेटा। और हमारे साथ राजा बिलाल तो हैं, लेकिन उनके बहुत ही प्यारे दोस्त जो 14 साल के हैं, यानी कि ये अगर इतना एज डिफरेंस है तो फिर हमें समझ आ रही है कि डायनामिक भी क्या होगा। हमारे साथ है चौधरी जासिम मुख्तियार। आप 14 साल के हैं, गुजरात से हैं एंड टेंट पेगिंग प्लेयर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक ठाक हो जासिम? अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आज सोए सोए लग रहे हो मुझे। नहीं नहीं? अच्छा, शर्मीले हो ज़रा, मुझे लग रहा है जासिम, तो खोल देंगे प्रोग्राम के एंड तक। अच्छा जी, राजा बिलाल आप बताएं कि आपकी दास्तान कहाँ से शुरू होती है? दास्तान टेंट पेगिंग की तरफ रुझान, ये मतलब यूजुअली छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो कहते हैं हमने क्रिकेट खेलनी है बेशक, ज़्यादातर, क्योंकि वो हमारी गलियों में मोहल्लों में खेली जाती है हॉकी। बेशक। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी कहानी यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं छोटा सा बच्चा था, तो मेरी
फैमिली मतलब सबसे ज़्यादा मेरी जो दादो जान थी उनका कह लें कि उनकी एक ख्वाहिश थी कि हाफ़िज़ कुरान की। वो हाफ़िज़ कुरान स्टार्ट करते 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 जब अहादीसें पढ़ी, मेरे सामने कोई कुछ ऐसी अहादीस मुबारक आईं जो घोड़ों के मुतल्लक़ थी। मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे कुछ कह लें कि जब मुहर्रमुल हराम का जब वाक़या सुनाते थे उसमें घोड़े करबला का हाँ करबला का, उसमें घोड़े का तज़किरा होता था। आहिस्ता आहिस्ता घोड़े का मतलब मुझे बचपने में शौक़ था घोड़े का। मैं छोटा सा बच्चा था आप अपनी देखिए बुराक भी एक घोड़ा नुमा जी बेशक बेशक चीज़। मैं छोटा सा बच्चा था उस वक्त, छोटे छोटे घोड़े खिलौने होते थे, उससे खेलता था। आहिस्ता 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 अच्छा, घर में शौक़ किसी का रुझान नहीं था नहीं था घोड़ों की तरफ? नहीं था। और मैं अपनी बिरादरी में पूरी फैमिली में सिर्फ अकेला नेज़ाबाजी करता हूँ, पूरी बिरादरी में से। यानी कि ना किसी को देखा। अच्छा, क्या बिरादरी में घोड़े वगैरह थे? नहीं मतलब घोड़े लोग नहीं रखते थे आपकी फैमिली में? नहीं, हमारी फैमिली में नहीं रखते थे। जासम लोगों की फैमिली में रखते थे, हमारी फैमिली में नहीं अच्छा, तो रखते थे। ये फैमिली में इनके था फिर भी घोड़ों का, और हाँ वो बेशक, सारा आपका नहीं था? जी बेशक बेशक। तो शुरू कैसे किया? देखो बेटा, ये तो नहीं है ना कि आपको क्रिकेट का शौक है तो आपने बैठ जाके खरीद बेशक, लिया और बॉल ले लिया। बेशक। घोड़ा है, जी। नेज़ाबाजी है, उसकी एक वार्डरोब होती है, बेशक। एक लुक होती है। घोड़ों को मतलब घोड़ों को एक्सरसाइज कराना, उनके बूट्स और होते हैं, मतलब सबसे बड़ी जी और सबसे अहम बात और बहुत ही कह लें कि महंगा शौक मैं है वही कह घोड़े रही का। हूँ, महंगा शौक है। हाँ, लेकिन बचपने में शौक पड़ गया, आहिस्ता 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 शौक बढ़ता गया। जो टेंट पैगिंग, जो नेज़ाबाजी के हमारे यहाँ जलसे होते हैं, नेज़ाबाजी के इवेंट होते हैं, वहाँ पे जाना, घोड़ों को देखना, आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। फिर अपना घोड़ा ले लिया, घोड़ा लेके फिर नेज़ाबाजी शुरू बेटा, कर ली। अपना घोड़ा कैसे ले लिया? घोड़ा कोई बिल्ली का बच्चा तो नहीं है जो रोड से उठा के ले आएंगे। घोड़ा भी खरीदना होता है उसको। घोड़ा बाय द वे व्यूअर्स इतना खरीदने में महंगा नहीं है जितना उसको संभालना महंगा जी, है। बेशक। घोड़ा तो चले आपने लाखों में करोड़ों में भी आते हैं घोड़े, बेशक। हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में भी आते हैं। जी, बेशक, डिपेंड बेशक। करता है प्योर ब्रीड है क्या है, स्टैलियन है क्या है क्या नहीं है। बेशक। लेकिन घोड़ा ले लिया तो उस घोड़े को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। जी बेशक, ऐसे उसका ही। खाना, उसकी डॉक्टरों की सारे जी, मामलात, जी, उसको जी। एक्सरसाइज कराना, उसको बेशक। ठहर रखा। घोड़ा तो पूरा इंसान से ज्यादा महंगा पड़ता है। जी बेशक बेशक। घोड़ा जब छोटा सा बच्चा था तो घर वालों की ख्वाहिश थी कि हिफ्ज़ करे। मैंने हिफ्ज़ किया और मैंने उनसे एक डिमांड की अपने वालिद साहब से। मैंने कहा मैं हिफ्ज़ तब करूँगा अगर मुझे आप मेरी जो मतलब हिफ्ज़ के बाद वाला जो मेरा शौक़ है वो घोड़े का है। पहला मैं सदके जाऊं अपने बेटे के, मेरे बच्चे ने ये नहीं कहा कि अबू जी तुसी मैनू ना ए गेम लेके देनी है या डिवाइस लेके देनी है या मुझे तुसी मोटर बाइक लेके देनी है। मुंडे ने कहा कि मुझे आपने घोड़ा लेके देना है। जी बेशक। अच्छा, उसके बाद फिर घोड़ा ले लिया। घोड़ा लेके फिर उस पे मैंने राइडिंग सीख के आहिस्ता आहिस्ता इस शौक़ को आगे लेके गया मैं। फिर नेज़ाबाजी के जो एक मतलब अच्छा, अब इवेंट्स और चीज़ों का हिस्सा कैसे बने उसकी तरफ मैं भी आऊँगी। ठीक है। अब मैंने जासिम की तरफ जाना है, बड़ा चुप करके ना सुकून से बैठा हुआ है कि मैं हूँ ना, मैं नज़र आ रहा हूँ, इट्स ओके। आपने बोलना भी है। आपकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? आपकी फैमिली में तो घोड़े और ये सारा कुछ, हाउ कम नेज़ाबाजी हो? जी मैं छोटा सा था ना। बेटा मैं भी छोटे हो, 14 साल के हो। जी उस टाइम और भी छोटा था, और भी छोटा 7 साल का था। 7 साल का था और मेरे वालिद मोहतरम ने घोड़े रखे थे। मुझे भी शौक उन्होंने था। घोड़े क्यों रखे थे? जी मेरे दादा भी घोड़े रखते थे और परदादा भी। अच्छा, राइडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेज़ाबाजी के लिए नहीं? नहीं, मेरे दादा भी राइडिंग करते थे और परदादा भी, और अब अब्बू भी कर रहे हैं। मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या वो नेज़ाबाजी करते थे जी या बेशक। टेंट पैगिंग की तरफ उनका रुझान था? क्योंकि घोड़े आप वैसे पोलो के लिए भी रखते हैं, बेशक। राइडिंग के लिए भी रखते हैं, बेशक। अपने मतलब एग्रीकल्चरल काम के लिए भी रखते हैं। तो मैं आप बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट गुजरात में हमारे ज़्यादातर जो शौक़ लोगों को है वो सिर्फ टेंट पैगिंग का है, ठीक है, नेज़ाबाजी। नेज़ाबाजी का। तो नेज़ाबाजी ही आपकी पूरी फैमिली में, दादा भी, जी। अबू जी, जी। आप भी, दादा से पहले परदादा भी नेज़ाबाजी इसके करते थे। माशाल्लाह। ठीक है, समझ, तो ये तो आपकी फैमिली का हुआ। हाँ, ठीक है। अभी इनके जो दादा जान नहीं, है। लेकिन आए इस तरफ क्यों? देखो पूरी फैमिली में करते हैं और भी घर में बच्चे होंगे, आप क्यों इस तरफ आए? जी मेरे वालिद मोहतरम वो मुझे बिठाते थे घोड़े पे और मुझे शौक लग गया, और मैंने पहली बार जब भगाया ना फिर मुझे और शौक लग गया और मैं अब भी भगाता हूँ। और बस फिर आप इस तरफ निकल आए।
लेकिन यानी कि इनकी फैमिली में तो क्योंकि नेजाबाजी एक चीज बेशक, चल ही रही थी, चल ही तो रही थी। नेचुरल सा जी, था। आपके natural लिए से। बड़ा मुश्किल था, हाँ, मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। फिर क्योंकि आहिस्ता देखो ना आहिस्ता घर वालों को बंदा कैसे समझाए। घर वालों को तो ये लगेगा ना कि ये तो पता नहीं किस पास से निकल गया, खर्चे कराई जा रहा है, कराई नहीं। हाँ जी, बेशक होता है। देखिए ये बहुत महंगा शौक है घोड़े का। एक टाइम का जो मतलब चारा होता है, ठीक है, वो कह लें बहुत महंगा होता है। उसके बाद चलें एक और बात की तरफ बढ़ते हैं हम। घोड़ा जिसके साथ बांधते हैं, ठीक है, पाँव के पीछे, हम उसे पंजाबी में पछाड़ी बोलते हैं। आगे जो मतलब उसके गले में मुंह में डालते हैं, उसको पंजाबी ज़ुबान में या उर्दू में कह लें तलियारा बोलते हैं, ठीक है। मतलब कह लें ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा महंगी हैं घोड़े की। आहिस्ता मैंने अपने घर वालों को कहा कि मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, जो मतलब मेरी भी है और आपकी भी है। वालिद साहब ने बोला था कि आपकी दादो जान ने कहा था कि आप हिफ्ज़ करें। मैंने कहा ठीक है, वो मैं पूरी करता हूँ, लेकिन आपने मेरी भी बाद में भाई पूरी आपने करनी है। हिफ्ज भी किया और फिर आप कुरान टीचर भी बन गए। बेशक, उनकी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाहिश थी ना कि आप हिफ्ज करें और फिर आगे जो भी पढ़ाई वगैरह करने, जी, जी, बेशक। लेकिन आपने फिर उसको मजीद आगे लेके जी, गए। बेशक। तो दीन दुनिया साथ लेके चलनी है हमने। हाँ, ये काफ़ी मुश्किल है, लेकिन अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कह लें कि डिस्ट्रिक्ट गुजरात में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज़्ज़त से नवाजा हुआ है, ठीक है। कह लें कि नेज़ाबाजी भी करता हूँ और रात के वक्त पूरी रात उठ के कुरान पाक मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में पढ़ाता भी हूँ, माशाअल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह घोड़े भी भगाता हूँ। नेज़ाबाजी में एक अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी हुई है, बड़ा एक नाम है, और बड़े मतलब कह लें कि हम दोनों मेरे साथ ये दौड़ता होता है, नेज़ाबाजी करता होता है, और चौथी आखिरी जो पट्टी होती है उस पर मैं होता हूँ, अच्छा, 4 पॉइंट पे। अच्छा, दोनों कहानी बड़े, मुकानी आपने होती है। हाँ, कहानी बेसिकली आपने मुकानी है ना। हाँ, कहानी ख़त्म भी मैंने करनी होती है, और जो टीम जोड़ते हैं वो भी मैंने जोड़नी वो भी होती आपने है, जोड़नी। ठीक है। टेंट पैगिंग में जो नेज़ाबाजी में टीम जोड़ते हैं ना, वो आपस में 4 घोड़े होते हैं, सेक्शन होती है। ऊपर से बड़े भाईजान जोड़ते हैं, नीचे से मैं जोड़ता हूँ, जोड़ के फिर उसको भगाते बड़े हैं। भाईजान एज़ इन आपके अपने भाई? नहीं, मेरे वो दोस्त हैं, लेकिन मैं उनको कह ले कि वो मुझे छोटा भाई समझते हैं, मैं उनको बड़ा भाई तो समझता हूँ। 4 लोग हैं इसमें। जी, जी, तो 4 बाकी लोग 2 हैं। कौन है? एक तो वो भाईजान है और दूसरा दूसरे इनके कज़न है। तो आपस में ही सारे। जी, आपस में अच्छा, सारे। इधर कनेक्शन कैसे बनी जासिम? दोस्ती कैसे हुई इधर? जी, ये जो भाई परवेज अमजद क्योंकि एल्दान देखिए आपकी फैमिली में तो काम चल रहा था, उनका तो आपके लिए कनेक्ट होना भी मुश्किल हुआ जी, होगा। बेशक, तो बेशक। आपकी आपकी इनसे कैसे मुलाकात हुई? ये भाईजान जो बड़े हैं ना, उनके साथ भागते हैं ये, वो भी हमारे कज़न है, अच्छा, और इसलिए हम उनके साथ भागते हैं, और इसलिए इनके साथ। नहीं लेकिन पहली दफा वो कनेक्शन कैसे बने? मैं ना? बताता हूँ, जो हमारे देखिए जिनके ग्रुप्स बने होते जी, हैं जी, उनमें बेशक। नए बंदे की एंट्री एवं तो नहीं हो जी, जाती, बेशक, ऐसे ही है, ऐसे ही है। जगह बनानी होती है। जी, जी, बेशक ऐसे ही है। मतलब कह लें कि ये कुछ ऐसे कह लें कि बिरादरी मैटर भी है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कह लें आप। बिरादरी के हिसाब से मेरे जो परवेज़ भाई दोस्त हैं, उनका मेरे वालिद साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़। आहिस्ता आहिस्ता फिर जो मेरे वालिद साहब थे, उनका इनके वालिद साहब के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़। आहिस्ता आहिस्ता फिर उन्होंने मतलब मेल मिलाप करवा दिया तो बच्चों एक से भी। तरह फैमिली फ्रेंड्स और घर के बच्चे घर में ही टाइप से। घर में ही, जी, बेशक, बेशक। अपने मतलब घोड़ों को भी टाइम देते हैं, घोड़ों पे कह लें कि राइडिंग करके उनको काम देना, घोड़ों को सिखाना, घोड़े पे। सबसे पहली बात तो जो मैं जानना चाहूंगी, जी, क्या ये डेंजरस है? बहुत ज़्यादा। मैंने तो सुना है कि लोगों की डेथ भी हो जाती है जी, हो घोड़ों को, तो जाती है। चले जो होता है सो होता है। जी, हो इंसान भी अगर गिर जाए, घोड़ा ऊपर आ जाए, कुछ हो जाए, बेशक। मरेंगे नहीं तो सारी जिंदगी के लिए अपाहिज तो हो सकते हैं। जी, बेशक हो सकता है। बहुत मुश्किल खेल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल खेल है। देखिए, सवार जब घोड़े के ऊपर बैठते हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, घोड़े को भी सलामत रखे और सवार को भी सलामत रखे। जब उसके ऊपर बैठ जाते हैं, अब आप देख लें, घोड़े की रफ्तार के साथ इस नेज़े को भी हमने संभालना होता है। घोड़े को एक बिल्कुल सीधा तीर की तरफ लेके जाना होता है, मतलब सीधी लाइन और पे। अपनी जात को भी संभालना है, अपनी जात को भी। नेज़ेबाजी में आप डिंगे चिंगे नहीं हो सकते। वो एक बड़ी लुक है। जी, बेशक, बेशक। बड़ी आपकी वो एक बड़ी। जी, बेशक। देखें, ये जो हमारा सीना होता है, छाती होती है, इसको चौड़े करके मतलब घोड़ा भगाना होता है, ठीक है। उसके बाद घोड़े को भी कवर करना होता है, नेज़े को भी कवर करना होता है। कवर करके सीधा मतलब घोड़े को लेके जाते हैं, और नेज़ा जो होता है वो मतलब ज़मीन में से, किला हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में बोलते हैं, किला मैंने सुना। हाँ, किला, उसको भी उखाड़ते हैं। आगे फिर घोड़े को रोकना होता है, वो भी बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रोकना होता है। ये काफ़ी मुश्किल है। मैं वही तो कह रही हूँ कि इतना सब कुछ कैसे मैनेज होता है, फिर इक्विपमेंट भी सारी चीज़ें करनी होती हैं। जी, जी, तो ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। जी, बेशक।
अच्छा, दिन की रूटीन क्या होती है आपकी बेटे? आप दोनों जैसे कि एक ही मतलब टीम का हिस्सा है, आपकी एक टीम है 4 जी, लोगों बेशक, की, right? बेशक। तो आप लोगों की क्या रूटीन होती है? रूटीन तो ये है ना, जैसे कि आगे नेजाबाजी का कंपटीशन आ रहा है, या जी, जी, आपने बेशक। किसी जगह पे जैसे हॉर्स एंड कैटल शो पे नेजाबाजी शुरू में बेशक, भी हुई बेशक। थी, एंड में भी जी, हुई जी। थी। अभी देखें, आज अपना आज 23 तारीख है ना, 23, बिल्कुल। तो सुबह 24 है, आगे 25, 26, 3 दिन बहुत बड़ी चैंपियनशिप हमारे गुजरात में हो रही है, चकोड़ा में। इंशाल्लाह, वहाँ पे इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक। हाँ, वहाँ पे इंशाल्लाह नेज़ाबाजी करनी है, अपने घोड़े लेके जाएंगे, अपना क्लब लेके जाएंगे। हमारे क्लब का नाम मैं आपको बता देता हूँ, हमारे क्लब का नाम है नायाब ज़ैलदार हार्स राइडिंग क्लब। अच्छा, हाँ, हमारे क्लब का ये नाम है। तो उसको हम आपस में ही मतलब कह लें कि चला रहे कज़न, हैं। हाँ कज़न भी कह लें, दोस्त भी कह लें, मतलब कह लें कि करीबी रिश्तेदार, बिरादरी। हाँ बिरादरी भी कह लें, मतलब सब उसको आगे लिए लेके जाते हैं, मतलब जा रहे हैं, उसको परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, आज तक सबसे अमेजिंग या सबसे जो ब्रिलियंट एक्सपीरियंस है नेज़ाबाजी में आप लोगों का क्या रहा एज अ टीम? अगर मैं गेम के हवाले से बताऊं तो वो मियाँ वाली डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली के साथ है कुंदियाँ गाँव। कुंदियाँ गाँव, हाँ, ठीक है। वहाँ पे जो मेरा घोड़ा है, मैं वहाँ पे उसके साथ आदि कोट में अपने घोड़े लेके गया हुआ था, मतलब सिखलवाने के लिए। वहाँ पे एक उस्ताद लोग हैं, मलक अब्दुल जब्बार बगूर, वो घोड़ों को मतलब कह लें कि तैयार करते हैं। वहाँ पे गए हुए थे, उसके साथ फिर कुंदियाँ गांव में उन्होंने हमें इनवाइट किया नेज़ाबाजी के लिए, अपने घोड़े वहाँ पे लेके गए। गेम के हवाले से सबसे पहले किला होता है, ठीक है, भगाते हैं, सबसे पहले किला होता है, उसके बाद फिर किला उखाड़ के फिर उसके बाद किले को मतलब कह लें कि उसके ये जो चौड़ाई होती है वो कम हो जाती है, उसको आड़ी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला राउंड में दौड़ा किले पे, दूसरा फिर मतलब उसको फट्टा भी बोलते हैं पंजाबी ज़ुबान में, उसको किला भी बोलते हैं, जो ज़मीन में से घर वाले नहीं उखाड़ना परेशान होता है। होते कि चोट लग जाएगी, कुछ हो जाएगा? देखें, घर से जब निकलते हैं तो वालदैन मतलब कह लें कि अपनी औलाद को औलाद तो सबको अजीज़ होती है, वालदैन माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआई करते हैं। ठीक है, क्या हमारे बच्चे जा रहे हैं, इनका शौक़ है, ये घोड़े लेके जा रहे हैं, नेज़ाबाजी करने के लिए जा रहे हैं। गेम के हवाले से वहाँ पे कुंदियाँ में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह 5 राउंड मैंने वहाँ पे दौड़ाया घोड़ा। पहले सबसे मतलब फट्टा, फिर उसके बाद आड़ी, फिर एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है वहाँ पे, ये जैसे मेरी ये फिंगर है ना, ये फिंगर इस तरह की आड़ी होती है, पड़ताड़ी होती है, फिर उसको भी ज़मीन में से उखाड़ना बहुत मुश्किल काम है। अब व्यूअर्स देखें, जितनी चीज़ छोटी होती जाएगी उतना ही उसको उठाना मुश्किल हो जी, जाएगा। बेशक, और बेशक। अगेन हम हाथ से चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता अब है। आप सोचें कि जैसे कि आप साइकिल चला रहे हैं और बेशक। साइकिल चलाते हुए आप ऐसे करके चीज़ को उठाने की कोशिश करें, जी बेशक, मुश्किल। बेशक। अब घोड़ा जी जी, जो कोई मशीन नहीं है, उसकी अपनी जहन है, उसकी अपनी सोच है, उसकी अपनी वो है, वो जी, एक बेशक। देखिए वो भी एक जानदार एक चीज़ है, जानदार चीज़ है, वो बेशक अपने सिस्टम पे चल रहा है, बेशक। आप अपने सिस्टम पे चल रहे हैं। एक बेशक। तो आपने सिंक होना है, जी बेशक। और बेसिकली आप ये सोचे कि ड्राइवर आप है, हाँ जी बेशक। आपने उसको भी ड्राइव करना है और साथ में आपने ये भी मैनेज करना है। जी बेशक। अब आप सोच लें, इतनी सी पतली सी चीज जमीन से उठा के देखें आप अपने लिए, हाँ जी, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जी जाता जी, है। वो सवार के लिए बहुत महारत वाली चीज़ है। ठीक है, तो उसमें कह लें कि काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं। अभी जासम भाई ने आज से तकरीबन 17 तारीख को नेज़ाबाजी हुई है कुआंक में। हाँ। वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह स्टाइलिश उन्होंने ना पहले 10 सवार जो थे वो सिलेक्ट किए हैं, उन्होंने स्टाइलिश सवार जासम माशाल्लाह बहुत क्या अच्छा दौड़ा। बात है भाई। अच्छा, तो अब मुझे एंड में ये बताएं दोनों कि आगे का प्लान क्या है। जासिम, अब क्या करना है? आगे नेज़ाबाजी को प्रमोट करेंगे और अच्छा दौड़ेंगे और आगे यही है। अभी इसी के ऊपर आपने अपनी तवज्जो रखनी है। आप बताइए। मैं बताता हूँ, देखें नेज़ाबाजी इसको प्रमोट भी करेंगे, और देखें लोग क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, चिड़ी छिक्का खेलते हैं, इस तरह की मतलब स्पोर्ट्स में से गेम कह लें। मैं ये कहता हूँ नेज़ाबाजी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, मतलब गेम के हवाले से कह लें कि एक बड़े मज़े वाली भी चीज़ है, और ये नवाबों का शौक़ है, नवाबों का शौक भी, और बड़ी तरबियत, और आपको बड़ी बड़ी मतलब इसके थ्रू आपकी तरबियत भी बड़ी अच्छी हो जाती तरबियत है, भी अच्छी होती है, और ग्रूमिंग कितनी अच्छी होती है। हाँ बेशक, जो नेज़ाबाजी करता है मेरे ख्याल के मुताबिक कह लें कि एक मेहमान नवाज भी बन जाता है, उसके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे मैं आपने पूछा ना कि नेज़ाबाजी के हवाले से आपका इजहार ख्याल क्या है। हाँ।
मैं ये चाहता हूँ कि बल्कि देखें, आपका पैगाम क्या है हमारे हाँ, व्यूअर्स के साथ? पैगाम ये देना चाहता हूँ कि जितनी यंग मतलब हमारे जो यंग भाई हैं, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी इस गेम की तरफ अपनी मुतवज्जे हों, नेज़ाबाजी करें। ये बहुत एक अच्छा खेल है। और दूसरे नंबर पे मैं मैडम आपको बताता चलूँ कि हमारा डिस्ट्रिक्ट गुजरात तकरीबन तमामी अजला में से इस वक्त नेज़ाबाजी 10 पैकिंग के हवाले से आगे जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक बाप दौड़ रहा है, साथ में 3 बेटे दौड़ रहे हैं, माशाल्लाह, एक वालदा दौड़ रही है, साथ में 2 बेटियां दौड़ रही हैं। क्या बात है। ठीक है, नेज़ाबाजी के हवाले से गुजरात बहुत आगे लिए जा रहा है, बिल्कुल। बहुत आगे। 7-7 8-8 साल के बच्चे नेज़ाबाजी कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने भी 7 साल की उम्र पे ही शुरू की जी, थी देख लें, नेज़ाबाजी। आपके सामने जिंदा मिसाल है जिंदा जासम मिसाल। मुख्तियार जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा दौड़ता है, बहुत अच्छी नेज़ाबाजी करता है। और हम यंग जो हैं, यंग तबका है, उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप क्रिकेटर भी खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, मतलब सब कुछ खेलते हैं, आप नेज़ाबाजी की तरफ भी मुतवज्जे हों। ये एक ज़मींदारों का और नवाबों का बहुत अच्छा खेल है, इसकी तरफ आएँ, इसकी तरफ रागिब हों, तो कह लें कि इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं बड़ी व्यूअर्स, फीलिंग पहले वाली वक्तों गेम है। में जो बच्चे बहुत बिगड़े हुए भी होते थे ना, बेशक, तो लोग अक्सर उनको आर्मी वगैरह में डाल देते थे कि इसको सीधा कर देंगे। हाँ, तो इसी तरह बहुत से लोग, जब बच्चे जो हैं वो ज़रा आउट ऑफ कंट्रोल होते थे, तो उनको बेशक। नेज़ाबाजी में डाल देते थे। जी बेशक, डिसिप्लिन भी आ जाता था, फोकस भी आ जाता था, बेशक। आपकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती थी वो भी निकल जाती बेशक, थी, बेशक। और आप एक बड़े वेल ग्रूम्ड, आप ये देखें कि कुछ ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज जैसे कि लाहौर में एजिसन कॉलेज है, जी। उधर बहुत ज्यादा फोकस जी, है बहुत हॉर्स ज़्यादा। राइडिंग पे, आपको राइडिंग सिखाना, फिर आपने पोलो की तरफ आना है, नेज़ाबाजी की तरफ बेशक, जाना है, इन बेशक। सब, और वहाँ पे भी बड़े प्रॉपर जी, प्रॉपर जी, चीज़ होती बहुत है। ज़्यादा। सो प्रॉपरली इस तरफ आना, बेशक, और अगर घोड़ों का शौक है, नहीं भी है, बेशक, तो ट्राई ज़रूर करें। मैं बेशक। आपको बताऊंगी व्यूअर्स, एक तो देखने में बड़ा खूबसूरत, और बेशक। इफ़ यू आर यंग इनफ बेशक, तो सीख लें, तो जनरली एक और चीज़ सीखने को और ब्यूटीफुल दिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना खूबसूरत। बेशक। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने का। जज़ाकुमुल्लाह हम खैर। जाएंगे ब्रेक की तरफ, व्यूअर्स ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेंस समर फैशन। कल हमने बात की ख़वातीन की, तो मर्दों ने स्यापा डाल दिया कि भाई हम लोग नहीं मतलब गर्मियों की तैयारी करते, तो चले आपकी गर्मियों की तैयारी कराते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम साकिब अली शेर साहब। हम कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ना कि हम अंदर है, आपको सन ग्लासेस की जरूरत नहीं है, इतने सन नहीं हैगा। मैं क्या जरा थोड़ी सी आ टूर देखो टूर सिर ना हैंडसम साड़ा भाई आदा मुंह छुपा देता। मैं क्या थोड़ी सी टूर टूर बन जाती है जरा क्या- इससे। और तुझे वाल भी एंच करके निकाल दे की गाल है ताड़ी सर। अच्छा आ जाओ जी, आ जाओ, थैंक क्या यू सो बात मच, है थैंक आपकी। यू थैंक यू। अच्छा, अब व्यूअर्स, हमेशा ये गिला आता है कि लड़कियों के ऊपर टोटल फोकस रहता है, और ख़वातीन के कल फैशन पे हमने बात की समर ट्रेंड्स के ऊपर। सिर्फ शादियों के लिए तैयार नहीं होना होता, बाकी टाइम भी हम लोगों ने तैयार होना होता है, रेडी होना होता है। एंड जब हम मर्दों की बात करें तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, कपड़े और जूते प्रायोरिटी पे होते हैं। एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आपकी ग्रूमिंग कैसी है ये बड़ा मैटर करती है, तो इसकी तरफ हम आएंगे। लेकिन किचन में एक वाहिद लड़की जो खड़ी हुई है उससे हम बात कर लेते हैं, बिकॉज फिर उसके बाद मैंने उससे बात करनी नहीं है। जी शेफ कनीस फातिमा। जो हम कुकी एंड क्रीम डिलाइट बना रहे थे वो बिल्कुल रेडी है, उसको मैंने असेंबल कर दिया है विद मिनी बिस्किट्स, क्रीम, और आपके सामने गनाश डाली थी। अब आप इसको ओवरनाइट चिल करें या 5 to 6 आवर्स के लिए करें, एंड इट्स रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच बच्चे। Welcome. अब हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे Okay. क्योंकि मेंस फैशन में हमने आपकी एडवाइस लेके क्या करना है। बिल्कुल ऐसा तो ही सी है। जाओ। Okay, थैंक यू thank वेरी you. मच। ओके, अब आते हैं हम टू आवर ट्रेन ऑफ बॉयज। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स हमेशा की तरह बहुत ही प्यारे भाई, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी, रनाउंड फैशन डिज़ाइनर, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अ लाइफस्टाइल कोच भी अगर हम इनको कहें तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ हैं मोहम्मद अयाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फाइन। आज तो आप शलवार कमीज़ें भी मेरी डिमांड पे ले आए हैं, जी जी। वरना नॉर्मली हम वेस्टर्न से बाहर नहीं निकलते। नहीं मुझे तो आया था जी, शलवार कमीज़ भी चाहिए। मैं कहा जी डिज़ाइन में बिल्कुल हम करते हैं शलवार और कमीज़। हर चीज़ माशाल्लाह आप करते हैं, फ्रॉम नॉर्मल पजामा टी शर्ट वाले कपड़े टू अपनी शादी वलीमा, या अगर आपने जी जी, शेरवानीज़ वगैरह, टक्स सूटिंग भी वगैरह, पहनना है, everything. टक्सीडो भी पहनना है, तो हर चीज़ अवेलेबल। Everything, everything. वन स्टॉप शॉप। यस।
देन एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे साथ हैं जिनकी मैं पर्सनली बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, क्योंकि क्राफ्ट्समैनशिप, कल्चर और कॉन्शियंशियस डिज़ाइन को बड़े खूबसूरत अंदाज में, फ्यूजन के अंदाज में ये प्रेजेंट करते हैं। और बड़े कम लोग हैं व्यूअर्स जो, अगर हम फुटवेयर की बात करें या एक्सेसरीज़ की फील्ड में बात करें, तो वो काम पैशन के तहत कर रहे हों। ज़्यादातर लोग जो हैं वो एक दिहाड़ी लगा रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ दोज वेरी फ्यू पीपल जो एक सस्टेनेबल फुटवेयर ब्रांड चला रहे हैं, और हैं तो वो लाहौर बेस्ड, बट नॉट जस्ट इन पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनली भी इनके प्रोडक्ट्स जो हैं बाहर जाते हैं। सो लाहौर बेस्ड सस्टेनेबल फुट ब्रांड के CEO, MD, LMNOP, फाउंडर काशिफ चौधरी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम काशिफ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और आप बताएं कि आपके आते ही मैं आपको किस चीज़ के लिए पढ़ी कि मैंने क्या करना है। मैंने आपसे अपने हस्बैंड के लिए जूते लेने हैं। और आप फीमेल्स के नहीं लाए क्योंकि ऑब्वियसली आज दिन नहीं था, लेकिन मैंने भी आने हुई है ना ये बात। बिल्कुल हुई और है। प्रोग्राम के बाद अब मैंने इनकी शॉप पे चक्कर लगाते हुए जाना है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी अपने हस्बैंड को कहा था कि यू हैव टू टच द मटीरियल ऑफ द शूज़। देखिए आज भी आप भी ये बात एडमिट करेंगे, और काशिफ भाई आप भी, कि कपड़े हों, जूते हों, एक्सेसरीज हों, जो चीज़ जिस्म के साथ लगनी है ना, उसकी फील बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गर्मियों में तो स्पेशली। और फील के साथ स्पेशली ना जूता इसलिए होता है कि वो आपकी एबिलिटी टू वॉक को बढ़ाए, हाँ, उसका पर्पस ना भूलें। पर्पस ना भूले। अक्सर डिज़ाइन के अंदर ना वो जो एबिलिटी टू वॉक है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। बिल्कुल। सो जितने भी शूज़ मैं डिज़ाइन करूँगा उसके अंदर इफ़ समबडी कैन वॉक मे बी 10 स्टेप्स अ डे, तो वो 10 से 100 कर लेगा। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि अगर आप काशिफ भाई से अपने इश्यूज़ को डिस्कस करें, जैसे कि मैं फ्लैट फुटेड हूँ, तो मैंने अगर एक सर्टन किस्म के शूज़ की तरफ जाना है तो फिर आपको कस्टमाइज़ भी करके दे सकते हैं काशिफ भाई शूज़, राइट? Precisely. ये भी मैंने ज़रूर बताना था, क्योंकि जैसे मैं फ्लैट फुटेड हूँ, अब जब हमज़ा इंशाल्लाह आएगा, इंशाल्लाह मेरा बेटा महीने में, तो वो खेड़ियाँ बड़े शौक से पहनता है, उसको पसंद है, लेकिन क्योंकि वो फ्लैट फुटेड है तो उसकी चीखें निकल जाती हैं। तो इस वजह से खेड़ियाँ मैंने उसके लिए, क्योंकि देखे बाहर जाता है तो मेरी तो ख्वाहिश है ना कि एटलीस्ट जो शुरू के डेज है जब आपने बंद जूते वगैरह बूट्स नहीं पहने, उन दिनों में तो बाहर जीन्स वगैरह के साथ पहने ना खेड़िया, लोगों को पता चले हमारे जूतों के बारे में। आपके तो सारे ही कपड़े उसने खरीदे हुए हैं। फिर उसने कहा हुआ था अयाज मामू को, मैंने कहा हमजा खुद फ़ोन करना, खुद बात करना। तो उन लोगों को व्यूअर्स बुलाया है जिनको मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रस्ट करती हूँ, क्योंकि व्यूअर्स कपड़े तो चले, फिर भी अब डिस्पोजेबल फैशन आ गया है अयाज भाई, कि चले आप चेंज होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, मगर शूज़ जूते एक्चुअली आप 20-20 साल भी उन्हीं जूतों को पहन सकते हैं अगर तमीज़ से पहने और अच्छी ब्रांड के लिए, राइट? डेफिनेटली। सो देन ऑफ कोर्स हमारे साथ मेरे प्यारे से साकिब भाई, आपसे गाना सुन लिया, बात करके मैं आपसे क्या करूँगी, लेकिन बातें भी करेंगे आपसे। एंड देन आज हमारे साथ एक बड़े ही ब्रिलियंट यंग मैन है, खुद तो खैर पूरे के पूरे मॉडल लगते हैं, लेकिन हैं इमेज कंसल्टेंट एंड हेयर स्टाइलिस्ट। हमारे साथ है अहमद अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। यार अहमद इधर ही आ जाओ, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो हमने एक ज़रूरी काम भी यहाँ पे करना है आज। अहमद एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम व्यूअर्स ऑन एयर, आजा बेटा, ऑन एयर करने लगे हैं। ऑन एयर हेयर स्टाइलिंग करेंगे, एज इन हेयर कट भी करेंगे और स्टाइल भी करेंगे एहतशाम इम्तियाज़ की, जो हमारे आज मॉडल है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एहतशाम, एंड थैंक यू सो मच हमें ट्रस्ट करने का कि ऑन एयर आप देखिए, बाल बड़ी एक पर्सनल चीज़ होती है, बाल खराब हो जाएं और ऑन एयर हो जाएं तो बंदा तो कहीं का नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। सो अहमद, आज आप एहतशाम की क्या लुक क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि वार्डरोब इन्होंने पहनी हुई है अयाज भाई की, ग्रेविटी की, एंड देन ऑफ कोर्स काशिफ भाई ने इनको बड़े ही खूबसूरत जूते, बाय द वे द वंस दैट आई एब्सोल्युटली फेल इन लव विद, वही आपने पहने हुए। सो द लुक इज ब्यूटीफुल, बट बाल थोड़े से ना, अगर मैं कहूँ कि अनमेड, या लग रहा है जैसे कोई अभी लुक नहीं बनी हुई बाल कि उगे हुए हैं, राइट? अभी आपने हेयर कट कुछ देर से नहीं कराया, क्या करोगे आप? मोस्टली आजकल जो लोग हैं वो कपड़े तो अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन जो फेस लुक है, जो बाल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं आपकी कपड़ों के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि ये इस ड्रेसिंग के ऊपर जो कटिंग है ना, वो ज़्यादा नहीं होगी, वो मैं स्टाइलिंग करूँगा लेकिन रफली।
लेकिन बेटा वो होनी चाहिए स्टाइलिंग। देखो जो मैं हमेशा एज अ वुमन भी कहती हूँ जब बाल बनवाने का कटिंग होती है, मैं कहती हूँ बाल ऐसे ना औखे कट कीजिएगा कि बनाने में ही सारी जिंदगी लग हाँ जाए। जी। दूसरी बात, वेस्ट में अगर कोई हेयर स्टाइल बड़ा इन है गर्मियों में, तो वहाँ गर्मी की शिद्दत और पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत बहुत फर्क है। बिल्कुल ऐसा। अगर आपने बना के बाल निकलने घर से तो सीधी बात है 2 घंटे बाद तो सारा कुछ, तो ऐसा हो जो इजीली बना भी सके, ठीक है? ऐसे ही है। सो आप अपनी स्टाइलिंग और कटिंग की तरफ जाएं, हम आपकी तरफ आते रहेंगे व्हाइल यू आर डूइंग दैट, और साथ साथ अपनी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो, ठीक है? सो ओवर टू यू बेटे। और अयाज भाई अब आपके पास आ जाते हैं। मुझे ये बताइए, जब हम समर फैशन या समर ट्रेंड्स की बात करते हैं मर्दों के पॉइंट ऑफ व्यू से, औरतें तो लॉन खरीद खरीद के झल्ली हो जाती हैं, तुसी की कर दियो? मैं भाई अपनी भी नॉलेज को इंक्रीज करना, लॉन को यूज करते हैं। अभी जो मैंने इसको ड्रेस दी है, बेसिकली इसकी जो बेस है वो लॉन है और उस पर सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। उसकी देख लो। हाँ हाँ देखें देखें। मेरा बेटा बाजू आगे करते हो इफ यू डोंट माइंड। हाँ तो ये तो जैसे चिकन का, ये सारी पीछे जो फैब्रिक है इसका बिल्कुल लॉन की तरह है। कंफर्टेबल हो, गर्मी तो नहीं लग रही? क्योंकि काम वाली चीज में अक्सर गर्मी भी लगनी शुरू हो जाती है। ये बहुत अच्छा फैशन है। ऊपर देखिए ना, हमने उसका स्टाइल जो उसके बटन का स्टाइल चेंज कर दिया है, उसके सारे लूप्स अच्छा, और लगा इसके दिए हैं। नीचे ऑलरेडी लाइनिंग है क्या है? अच्छा, वो काम आपने ऐसे किया हुआ है कि उसके नीचे कुछ पहनने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वरना अक्सर ऐसे होता है कि इस टाइप के कपड़ों के नीचे काली बनियान अक्सर लोगों के पास नहीं होती, औरतों के पास तो शमीजें होती है ना। अब जैसे आपने बिल्कुल सही उसकी थिकनेस वाला कपड़ा बनाया कि पता चल रहा है बट नहीं चल रहा। इट्स लुकिंग वेरी नाइस। नहीं, वैसे मर्दों में पास ब्लैक वेस्ट होती है, क्यों नहीं होती? ब्लैक भी होती है, ग्रे भी होती है, व्हाइट भी होती है। आज भाई हर रंग की वेस्ट नहीं बनैन होगी, लेकिन हम लोग जो हैं, जो बॉयज, जिस तरह अब हमजा है, हमजा के पास व्हाइट वेस्ट है, काली तो बनियाने नहीं है उसके पास। नहीं मगर सलवार कमीज के नीचे यूजुअली नहीं, वो तो देखें अब उसकी ड्रेसिंग ऐसी है ना, हमने तो उसको डिजाइन इस तरह किया हुआ है, बट चॉइस ऑन यू कि आप वेस्ट पहनना चाहें, ठीक है, ना पहने इट्स ओके, ना पहनना चाहिए। मगर असल फैब्रिकेशन है कि वो समर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल लाइट वेट सा फैब्रिक है, ठीक है। ऊपर से आप देखें आजकल जो हमारा जो ट्राउजर के स्टाइल चल रहे हैं वो लूज बॉटम सेम है, जैसे आपकी लड़कियों में आ गए हैं ना लूज बॉटम, इसमें बॉयज में भी सारे देखें लूज बॉटम चल रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली आई वांट टू टॉक अबाउट द डिफरेंट कट्स ऑफ पैंट्स विद यू मोर। शर्ट्स वही हैं, शॉर्ट है और लॉन्ग है। मर्दों की कितनी को फनकारी हो जाती है, कॉलर आ जाता है या एक सर्टेन बैन आ जाता है। मैं ट्राउजर्स की जरूर आपसे बात करना चाहती हूँ, अंडरनीथ कमीज, उस पर मैंने डिस्कशन करनी है, लेकिन उसके साथ जूते भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा करते हैं, ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ शूज़ पे भी डिस्कशन करनी है, और ये भी डिस्कशन करनी है कि जब आप कमीज़ या शर्ट पहनते हैं मर्द, तो शलवार अब बड़ा डेटेड सा कॉन्सेप्ट लगना शुरू हो गया, इवन दो आई लव शलवार एंड कमीज़। नहीं अपडेटेड नहीं, शलवार भी चल रही है, मगर अब ट्राउजर्स, अब यंगस्टर्स जितने सारे ट्राउजर्स की तरफ मूव कर गए। हाँ, लेकिन कभी कभी ट्राउज़र बहुत ही ज़्यादा जनाना भी लगना शुरू हो जाता है, तो कौन से वाले वर्क करते हैं, कौन से नहीं करते? छोटी सी ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आपको पता है मैं अपना पर्सनल फ़र्ज समझती हूँ कि ब्रेक में किसी भी मेहमान को सुकून से सांस ना लेने दूँ, तो सबके दिमाग की मैंने दही निकाली, स्पेशली अयाज भाई की, लेकिन काशिफ भाई की भी कोशिश की, लेकिन काशिफ भाई ना लूज बॉल कराते नहीं हैं। अयाज भाई कभी कभी करा देते हैं, क्योंकि अयाज भाई से उस ज़माने का साथ है जब इतनी सी दुकान होती थी। अयाज भाई याद है आपकी? और उस वक्त मीडिया वाला हमारा कोई कनेक्शन नहीं था। रैंडमली मैं एक दफ़ा आई और आपने बड़े प्यार से हमजा के साथ, और जो सबसे प्यारी बात थी, जिस तरीके से इन्होंने हमजा के साथ डील किया, आपको याद भी नहीं है क्योंकि मैं वहाँ पे आई थी, मैं तो नॉर्मल अपनी चीज़ें देख रही थी, हमजा अपना देख रहा था। आपने जिस प्यार से, देखिए एक बच्चा ओवरवेट हो, वो वैसे ही कॉन्शियस हो, उसको अपनी साइज़ की चीज़ें नहीं मिल रही, साइड पे है, उस चीज़ को नोट करना, उसको जाके ये फील कराना कि नहीं यार तुम्हारी साइज़ की मेरे पास बहुत सी चीज़ें हैं, आओ उसको उस जगह लेके जाना, यही तो चीज़ें मैटर करती हैं। और आपकी इन्हीं नेकियों पे माशाल्लाह माशाल्लाह याज भाई, अल्लाह ने आपको बड़ा नवाजा है। ये मैंने किसी दिन ज़रूर बात करनी थी आपसे। और जब शो पे एक दफ़ा पहली दफ़ा आए याज भाई, तो मज़े की बात ये है कि व्हेन आई सॉ हिम आई न्यू हु ही वाज, ही हैड नो आइडिया मैं कौन थी। तो कभी कभी ऐसा भी मज़े मज़े का सीन हो जाता है। सो बात कर रहे हैं हम अबाउट एक लुक, और सच्ची बात है क्लोथ्स एंड शूज़ मेक अ मैन, मेरे ख्याल से।
देखिए वॉलेट वूलेट बेल्ट बुल्ट भी अंदर छुप जाती है, मेन चीज़ जो नज़र आने वाली होती है वो जूते होते हैं और कपड़े होते हैं मर्द की। जी जी। एंड देन ऑफ कोर्स आपकी लुक क्या है। सो अली आपने ऑलरेडी क्रिएट ही कर दिया मेरे ख्याल से हेयर स्टाइल, राइट? जी। आप खड़े होते हो एहतशाम बेटा, प्लीज़ एक सेकेंड ज़रा बताएंगे आपने किया क्या हमारे व्यूअर्स को? जी। मुझे इनके बालों की ज़रूरत नहीं पड़ी कटिंग की, और जिस हिसाब से इनकी ड्रेसिंग है, और मैंने बिल्कुल जो है ना ब्लड सा स्टाइल रखना था, और जो कि मैंने इनका फेस जो है मुझे थोड़ा सा डल लग रहा था, और मैंने हल्का 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 हल्का, मोस्टली बच्चे जो हैं आजकल के वो करते यूँ हैं कि फेस को जो है ना मेकअप बहुत ही फास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से ना बहुत प्रॉब्लम आती हैं। और जो मर्दों का मोस्टली जो मेकअप है ना वो बहुत सा लाइट सा होता है, बिल्कुल लाइट सा। आप देख रहे होंगे कि मैंने मेकअप किया बिल्कुल बिल्कुल शाइन के लिए, बिल्कुल लाइट सा। इसमें किसी भी किस्म का वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा हो, और जो स्टाइल था वो मुझे रफली इसके कपड़ों के हिसाब से जो मैच करना था मैंने वो कर दिया। वंडरफुल अहमद, थैंक यू। एहतशाम, डू यू लाइक योर लुक? यू लुक वेरी हैंडसम, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा आ जाओ अहमद, आप भी आ जाओ। अब आते हैं अयाज भाई, ये जो आपने लुक डिफाइन की है एहतशाम की, कुछ इसके बारे में हमें बताइए। मैंने एक्चुअली इसका जो सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर देख के और फिर इसका जो कम्प्लेक्शन देख के उसके मुताबिक ब्लैक कलर सूट किया है इसके ऊपर, और ब्लैक कलर को जो आजकल हम डिज़ाइन कर रहे हैं समर के लिए, उसमें हमने जो फैब्रिक यूज़ किया हुआ है अच्छा, बिल्कुल। क्योंकि ब्लैक अक्सर लोग समर के लिए नहीं डिफाइन करते। जी जी, वो मगर हमने इसको आपको पहले बताया ना, इसका फैब्रिक जो यूज़ किया है बिल्कुल लाइट वेट, जस्ट लाइक अ लॉन है, बिल्कुल ठीक है, आप देख रहे हैं बिल्कुल सी थ्रू है। और जो आजकल हमारा चल रहा है ट्राउज़र स्टाइल, ज़रा ओल्डर जनरेशन में इवन दो कंफर्टेबल है ये, नहीं एक्चुअली ओल्डर जनरेशन में भी ये चलता है। एक्चुअली कैरी करने वाला जो पॉइंट है ना, वो तो आप सबके साथ यही है कि वो आप किसने कैसे कैरी करना है, एक सेकंड बेटे वो शूज़ पे वो भी बात करनी है। किसने कैसे कैरी करना है, ये तो उस पर पर्सनैलिटी वो को मूव करनी है, ये तो हम उसका हमारा काम है कि वो खुद को कैसे कॉन्फिडेंस के अंदर बिल्ड करना है। बिल्कुल। जैसे आपने भी आपने बताया था ना कि मैंने उसको ये नहीं देखना है कि यार इसकी बॉडी क्या है, मैंने देखना है कि इसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर दूं, जो उसने पहना हुआ है उसको कैरी करे। बिल्कुल। और यहाँ पे जो इन्होंने शूज़ पहने हैं सर, इस इनके शूज़ की आई थिंक कोई ब्राउन वर्जन भी थी या वाइट वर्जन, ये थी ना हमारे पास? आप जाएंगे दिखाएं हाँ? कि शूज का जो है ना थोड़ा इसकी सा गाइड वर्जन करें। ये है ना दूसरी वर्जन। अच्छा, मैंने एक बात व्यूअर्स आपको एक्सप्लेन करनी है। अब जूता जब पड़ा हुआ होता है ना, जूता हमेशा ट्राई करके देखा करें, बेशक। क्योंकि भाई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, लोग जूता अब जैसे ये पड़ा हुआ देखा तो लोग कहेंगे यार ये देखने में क्या लगेगा, ठीक। लेदर है, पाइथन लेदर, उसके ऊपर पाइथन प्रिंट है, मच लाइटर, और उस लाइटनेस की वजह से ये जनरली गल्फ रीजन में बहुत अच्छा चलता है। बिल्कुल सही। बट काश मुझे एक बात बताए, जब हम जूतों की, कैन वी गो टू द Yes, sure. थैंक यू मेरी जान, थैंक यू बेटा। अब बेशक अपने स्विच कर लो जूता मेरा बेटा। इधर जरा जूतों की तरफ आते हैं, बिकॉज हम अयाज भाई वी टॉक अबाउट क्लोथ्स ऑफन, बट इवन यू, आप जूतों के बारे में बड़े कॉन्शियस हैं। मैंने हमेशा देखा है, मैं हमेशा जब अयाज भाई एंटर होते हैं पहले उनके जूते देखती हूँ, और घड़ी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, और घड़ी। मेरा भाई अपने आप को बहुत प्यारा एक्सरसाइज करते हैं और माशाल्लाह है भी हैंडसम, और फेमस टेंट। अब मैं हंस रही थी कि ब्रेक से पहले हमारे पास टेंट पैगर से, तो एक्चुअली प्रोफेशनल टेंट पैगर जिन्होंने इंटरनेशनली भी हमें रिप्रेजेंट किया वो हमारे साथ है। तो यू नो बात ये कि मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। बट आज भी जूतों की आपकी नज़र में क्या इंपॉर्टेंस है? आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए और अहमद आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, बिकॉज आप इमेज कंसल्टेंट है। फिर हम इन शूज़ की तरफ आएंगे। जी जूते एज ए मैन देखें उनको आपकी पर्सनालिटी में, क्योंकि वही बात है, लेडीज़ के पास है बहुत सी चीज़ें दिखाने के लिए, मगर हमारे पास जहाँ शूज़ हैं या क्लोथ्स हैं वो हमारी पर्सनालिटी को फ़ौरन प्रेजेंट कर देती हैं। लेकिन अहमद आपकी तरफ आऊँगी, जूते मर्द कुछ ही खरीदते हैं, मुझे ये बड़ी अजीब बात लगती है। हम औरतों की पूरी पूरी अलमारियाँ जूतों से भरी होती है, और आप लोग पता नहीं 2-3 जूतों पे गुजारा निकाल लेते हैं। एक जॉगर होता है, एक ब्राउन एक काला जूता, दैट्स इट। लिटरली ऐसा नहीं है, ये वैसे वही वाली बात आपको, आप मुझे लगता है कुछ वो आप, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आपकी बात कोई नहीं कर रहा। अभी wardrobe में किसी औरत proper- के पास इतने कपड़े जूते नहीं होंगे जितने मेरे भाई के पास है। मैं ऑन एयर कह रही हूँ ये बात। नहीं दावे मतलब जो जिनको शौक है, जिनको पता है कि वो पर्सनालिटी उससे जुड़ी है, तो उन्होंने रखे हुए शूज़, पूरे रैक्स हैं शूज़ के, रखने पड़ते हैं। से भाई, लेकिन ज्यादातर बॉयज वो तो 2-3 जूतों पे गुजारा चला रहे हाँ, होते। वो अच्छा, या जॉगर दर जॉगर खरीद लेंगे, ऐसे ही ए उस बंदे ब्रांड दी, उस बंदे दी जो जॉगर है वो पता नहीं कौन सा माइकल जॉर्डन है तो वो एक्स है तो वाई। बस वो ज़्यादा ट्रेंड जो है ना वो आजकल जॉगर्स का है, और मेरा ख्याल है कि बच्चों को अपनी ड्रेसिंग के हिसाब से इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जो कि अब बहुत कम हो गया हुआ है। बिल्कुल। मेरी बिकॉज़ बात ये कि ऑनेस्टली आशिफ भाई, यू कांट गो, अब आपने एक फॉर्मल डिनर पे जाना है, अयाज भाई ने जैसे ये बड़ा ही खूबसूरत आउटफिट है, ठीक है ना, ये बड़ा खूबसूरत, अब इसके नीचे जॉगर तो नहीं आप पहन के जा सकते ना।
स्नीकर्स तो नहीं पहन के जा इसके नीचे आपको चप्पल ही पहननी है, सैंडल्स पहननी यहाँ है। पे पकड़ेंगे। अब इसके नीचे अगर आप स्टॉप इट भैया, मेरी भी कोई फनकारी है। देखिए नॉर्मली डार्क ब्राउन सभी पहनते हैं, बट आई लाइक दिस ब्यूरो। और अगर आपके पास ऑप्शन है तो व्हाई नॉट, बट इफ यू वांट टू गो इनटू अ मोर फॉर्मल लुक भैया, व्हिच वन डू यू रेकमेंड? हाँ, आई वुड रिकमेंड दिस ब्यूटीफुल। अब इसका फायदा ये विंटर हो समर हो दोनों में पहन दोनों सकते में हो, पहन सकते बट क्योंकि हम गर्मी की बात कर रहे थे तो इसलिए मैंने फौरन चप्पल उठा ली। अब यही आउटफिट इसके साथ भी चल जाएगा, उसके साथ भी चल जाएगा, और आप इसके ऊपर से ये उतार दें, ये आपका आउटफिट डबल हो जाएगा, आपके आपको दो सिल outfit जाएगा, आप निकल ऐसे आएंगे। कर लें, हाँ। आप उसको सब वेस्ट कोट के साथ पहने। मेरा पॉइंट ये है कि गर्मियों में सबसे इम्पोर्टेंट कट और मटेरियल होता है। मटेरियल कट और अब मटेरियल, आप इस अगर मटेरियल को देख रही है मटेरियल ना, आपका वो, और ऑल्सो ये याद रखना कि मर्द अक्सर उठना बैठना ये वो, तो अगर आप जैसे कि टिपिकल कलफ वाली शलवार कमीज पहन लेते हैं, ना वो कलर वाली सलवार कमीज आप गर्मी में तो नहीं पहनी गर्मी में दोपहर नहीं तक खत्म हो जाता है। खत्म वही हो ना, जाती है। गर्मी में अच्छा, तो अब नहीं पहनी नेक्स्ट जा अगर हम सकती कोई है। शर्ट निकालें तो कोई आउटफिट निकालें, अच्छा जिस तरह ब्लैक है, ये देखें ना, जो अभी आप एहतशाम देखें ने अभी- पहना हुआ है वो जूते भी बड़े परफेक्ट है। अब देखें मेंस में हम कैसे चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, छोटी छोटी एक्सेसरीज लगा के, उनकी लुक्स चेंज हो रही हैं सारी। अब आप ये देखें, मर्द कौन कहता है कि मर्दों के पास ऑप्शंस ही नहीं है? ये देखिए, ये देखिए व्यूअर्स, अभी आपके पास दो ऑप्शंस आ गए हैं शूज के विद द ब्लैक आउटफिट। सो एटलीस्ट एक काला, एक ब्राउन, एक टैन, इवन वाइट शू, कुछ ऑप्शंस होने चाहिए। और अब देखिए ना, कलर की भी तो कितनी वेरिएशन आ गई है लेदर। बिल्कुल लेदर। और देखिए जूता जो है वो कंफर्ट के लिए है। सबसे पहले अगर आपका मटेरियल ठीक है ना, इस गर्मियों में आपको स्वेटिंग की वजह से बैक्टीरियल ग्रोथ होती है शू के अंदर। ठीक है, अगर तो आपका जूता अंदर से लाइनिंग समेत लेदर का है तो वो समझो एंटी बैक्टीरियल है राइट फ्रॉम डे वन। ठीक है, जब यहाँ पे लाइनिंग की बजाय कोई प्लास्टिक मटेरियल लगा हुआ होगा तो आपको अपने पैरों के नीचे हल्की सी गीलापन महसूस होगा। लेकिन स्मेल का क्या करें? स्मेल एक्चुअली इज द ड्यू टू द बैक्टीरियल पार्ट ऑफ इट। अगर वो लेदर है तो वो कभी स्मेल करेगा ही नहीं, करेगा ही नहीं। करेगा ही नहीं। और अगर वो लेदर नहीं है तभी वो स्मेल करेगा, क्योंकि वो पडल अंदर आपने वेपोरेट तो कर नहीं सकता, तो जब वेपोरेट नहीं करेगा तो इट विल स्टे इन देयर। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप। सर अब इधर आ जाते हैं, कुछ थोड़े आपसे आपके मटेरियल पे भी बात करना चाहूँगी। जैसे कि आपने लेदर की बात की, राइट? अब लेदर महंगा हो जाता है जब जूता बंदा खरीदने के लिए जाए, और जब कोई कहता है प्योर लेदर का है, तो आपको पता है प्योर लेदर का जूता 8,000 से शुरू होके 20,000, 40,000, 50,000 हज़ार का भी बिकता है। अच्छा, नॉट नेसेसरीली। अपना लेदर जो है उसकी लाइफ इतनी ज़्यादा होती है कि अगर आप एक लेदर शू जनरली जो इंटायरली लेदर का है वो आप ले लेते हैं तो मर्द के लिए, औरत के लिए बात नहीं हो रही, मर्द के लिए इट कैन लास्ट मे बी 4 to 5 years। 4 to 5 years। ठीक है। अब उसकी जो रिकरिंग कॉस्ट है आपको पहनने की, वो तो कुछ भी नहीं है, वो ज़ीरो है ऑलमोस्ट। और बात ये कि जो आपने 10 साल में 10 जूते खरीद रहे हैं, वो आप एक जूता खरीद के अच्छा क्वालिटी का बिल्कुल, उसको वो लास्ट कर 4 सकते मैंने हैं। बहुत सारे असल में लोगों भैया से डिस्पोजेबल फैशन की तरफ सब आ गए ना, कि Exactly. एक साल अगर एक चीज़ पहनी तो अगले साल नहीं पहननी। लेकिन जो स्मार्ट लोग हैं वो उसी एक साल की पहनी हुई चीज़ को अगले साल रीवैम्प करके एग्जैक्टली रीडू करके पहन लेते हैं। रीडू करके पहन और जूते तो एक ऐसी चीज़ है कि कितने को डिज़ाइन और कितनी को फनकारियाँ मार लोगे। और 4-5 years आप चेंज करते रहे ना, वो आप उसको ना सोचते रहे, आप उस 4-5 years में कम से कम 4-5 शूज कलेक्ट कर लें। अच्छा, ये हमारे पास कुछ मज़े की कॉम्बिनेशंस हैं। ये आजकल जब हम हमारे में वेस्ट कोट की बात करते हैं, लोग काला वेस्ट कोट पहन लेते हैं चिटे के ऊपर। नहीं, अभी वेस्ट कोट्स में काफ़ी स्टाइल आ गए हैं और डिज़ाइनिंग उनकी काफ़ी चेंज हो गई है। तो यानी अब कि देखना, आप इसके बैंड साथ के अब- साथ वी आप के शूज साथ भी सर के साथ साथ दिखाए। मैं वो नीले जूते पे अपनी नज़र डाल के बैठी हुई हैं आप। हाँ। इसके साथ तो आप ये कर लें। अच्छा चलें, ये इसके साथ ये वाला शू आ गया, ये देखिए, ठीक। वेरी नाइस, डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन्स। And then you can also go with this You one. can also go with this one as a contrast, a little bit of a Right. pop, right? और perfect. अगर आपने सेफ अब ऑप्शन पे जाना है तो you can go with a beige shoe as well, वो भी कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब इसके साथ लोग अक्सर ना ब्लैक पहन लेते हैं ये with this, but अगर आपके पास ब्लूज में ऑप्शन है, अब ये बिल्कुल इसके ये साथ तो जो है। परफेक्टली इसके साथ जा रहा है। और अगर हम उसको भी पहनना चाहें तो वो बड़ा खूबसूरत सा उसके साथ एक
कॉम्बिनेशन बन जाता है। So, स्ट्रेट लेदर में बड़ा खूबसूरत कॉम्बिनेशन। जो लोग ये नहीं समझ पाते ना कि हम क्या करें, तो आपके पास वेरियस ऑप्शन है और एक ये हमारे पास और वेरिएशन है। अब आपके पास ब्लैक वेस्ट कोट है ब्लैक वेस्ट कोट है, उसके साथ और आपने उस ब्लैक वेस्ट ग्रे कोट के साथ यूज किया ना, और थोड़े से प्रिंट काइंड ऑफ लाइक स्ट्राइप्स के लाइनिंग साथ, में, स्ट्राइप्स में, चेक्स में, अभी तो ये सारे कॉम्बिनेशन चल रहे हैं इसके हमारे। साथ क्या आएगा चलेगा भैया? Actually, this will not look bad with this. Oh, it looks really nice. Looks very very nice. और अगर शर्ट्स में हम कुछ ऑप्शंस अपने व्यूअर्स को दिखा दें जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, ये मैं ये आपके हमारे साथ ना कुछ summer color की समर shirts के हैं, कुछ कलर्स, उनके समर साथ के फिर कुछ वो- मजे मजे के कलर्स। ये देखिए हमारे पास ट्राउजर्स हैं लिनन के। अब लिनन ट्राउजर्स ना इस सीजन में बहुत ज़्यादा इन होते हैं क्योंकि वो ब्रीथ भी करते हैं और लुक भी और फॉल भी उसकी बड़ी अच्छी आती है। अब जैसे कि ये है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा इसका। ये हमने कॉम्बिनेशन कर दिया, ये येलो के साथ आपने कर दिया। यूएस अच्छी लिनन की 2 ट्राउज़र ले लें, शलवार कमीज़ें गर्मियों में ले लें और बटन डाउन शर्ट्स ले लें, आपकी गर्मियाँ और फ्यू मतलब फंकी किस्म की शॉर्ट्स ले लें, आपकी गर्मियाँ सुकून से गुजर जाएंगी। बिल्कुल गुजर और बड़े लोग तो शॉर्ट्स पहनते भी नहीं हैं। आपका जैसे टी शर्ट्स चल रही हैं, हमारी T-shirts टी हैं। शर्ट्स में हमने नया डिज़ाइन कर लिया है, ये जो आ रही है ना ड्रॉप शोल्डर, ड्रॉप शोल्डर्स, सारे ड्रॉप शोल्डर्स हैं। बिल्कुल सही है, परफेक्ट। अच्छा, वक्त कम मुकाबला सख्त, अब हमें जाना है अपने प्रोग्राम को क्लोज करने की तरफ। आइडियाज़ बेसिकली देना हमारे व्यूअर्स को हमारा कॉन्सेप्ट था, एंड सिंपल सी बात है व्यूअर्स, हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपको ऑप्शंस दिखा दें। आई अंडरस्टैंड कि अक्सर ये कन्फ्यूजन होती है कि क्या करें क्योंकि बहुत सी शॉपिंग ऑनलाइन चली गई है, लेकिन जूते और कपड़े जब लेने हैं कोशिश ये करें कि फिजिकली जाके ट्राई ऑन करके एटलीस्ट एक दफ़ा उस ब्रांड के साथ अपनी वो कनेक्शन फिजिकली बना लें। उसके बाद फिर आप बेशक ऑनलाइन वहाँ से ऑर्डर करें, आपको अपने साइजेस वगैरह सब समझ आ जाते हैं। जैसे कि अगर आशिफ भाई से मैंने शूज़ बनवाने हैं स्पेसिफिकली अपने साइज़ के मुताबिक, तो मेरा शू साइज है 7.5, राइट? अब 7.5 कस्टमाइज जूता बनता है, बट उनको एक दफ़ा समझ आ जाएगी तो नेक्स्ट टाइम आप उनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो तो आपका लेकिन size एक दफ़ा confirm हो जाके जाएगा ब्रांड के साइजेस को अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही Wonderful. है, चीज़ें नई एक्सप्लोर हो जाती हैं, आपको पता चल जाता है कि फैशन क्या चल रहा है। बिल्कुल। सो यहाँ क्योंकि पे ऑनलाइन वो डिस्कशंस तो नहीं कर पाते आप, मगर वो आपका एक फैशन एक्सपीरियंस जो है ना वो हम आपको गाइड कर सकते हैं। एक्सपीरियंस बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। यहाँ पे आज के शो को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच बॉयज़ फॉर जॉइनिंग अस। वो मर्द हजरात जो गिला करते हैं कि हमें ऑप्शंस नहीं मिलते हैं, हमने आपको एक जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आप भी बाहर निकले, आप भी अपनी ग्रूमिंग के पे काम करें। अयाज भाई जैसे बड़े कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, सब लोग करते हैं, सब नहीं करते। देयर आर सम पीपल, जैसे आपके कस्टमर्स हैं वो कॉन्शियस हैं, लेकिन बहुत से ऐसे यंग मैन हैं जो उन्हीं 2-4 चीज़ों में से बाहर नहीं निकलते। तो थोड़ा सा आप भी एक्सपेरिमेंट करें व्यूअर्स, और बाहर निकलें और आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कॉन्फिडेंस को रेज करें। जैसे कि मेकअप मर्दों में नहीं किया जाता था पहले, लेकिन अब मेकअप एज एन एटलीस्ट कंसील करना, थोड़ा सा पाउडर को यूज़ कर लेना, टिंटेड मॉइस्चराइज़र को यूज़ कर, टिंटेड सनब्लॉक को यूज़ कर लेना, ये अब मर्दों में एक नॉर्मल चीज़ होती जा रही है क्योंकि स्किन मर्दों की भी है औरतों की भी है। सो दुनिया के साथ चले और अपने आप को भी सब ट्रेंड्स के साथ ऑन ट्रेंड कर दें। यहाँ पे शो को कंक्लूड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा।